अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द न्यूप्लाज्म्स ऑफ द थायराइड। सबसे पहले बेले एंड लव में इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ द थायराइड न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, टेबल 55.6 में देखें तो ये क्लासिफिकेशन है थायराइड न्यूप्लाज्म्स की। एक होते हैं बिनाइन, दूसरे मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन में हमारे पास आता है फॉलिकुलर एडिनोमा, और ओनली जो बिनाइन ट्यूमर है वो यही है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ना थायराइड के, उनमें से ये बनता है। दूसरा मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है उसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक प्राइमरी मैलिग्नेंट होते हैं, दूसरे सेकेंडरी मैलिग्नेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये दो मैलिग्नेंट की टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी में वो ट्यूमर्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें फॉलिकुलर एपिथेलियम से जो है डिफरेंशिएटेड गिवन है, यानी वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर जो कि फॉलिकुलर सेल से अराइज करें। ठीक है, तो उसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, दूसरा पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज करते हैं, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, याद रखें ये डिफरेंशिएटेड है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा एंड पेपिलरी कार्सिनोमा। दूसरे वो प्राइमरी ट्यूमर हैं जो कि फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज ही करेंगे, लेकिन ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे। तो इसमें वो डिफरेंशिएटेड, ठीक है, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे, तो इसमें वो ट्यूमर्स हैं जो कि लेस डिफरेंशिएटेड है लेकिन मोर एग्रेसिव होते हैं। उसकी एग्जांपल है पेपिलरी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, एनाप्लास्टिक जो है आता फॉलिकुलर एपिथेलियम से, लेकिन ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। उसके बाद आता है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये भी प्राइमरी हैं। अच्छा, ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो इन सेल्स से अराइज करते हैं, इनको कहते हैं सी सेल्स। ठीक है, जो ये पैराफोलिकुलर सेल्स सी सेल से अराइज करेंगे उसमें आता है मेड्यूलरी कार्सिनोमा। ये हो गए सारे प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। फिर आते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें ये वाले सेकेंडरी जो है ना, ये याद रखें, सेकेंडरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थायराइड से ओरिजिनेट नहीं करते, लेकिन उसके अंदर स्प्रेड करके आए हैं। तो सेकेंडरी में होंगे मेटास्टेटिक, दूसरे लोकल इन्फिल्ट्रेशन। मेटास्टेटिक यानी कहीं और बॉडी में कैंसर है, वो थायराइड के अंदर मेटास्टेसिस करके आया है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ द थायराइड, है थायराइड का नहीं, कहीं और सा है। लोकल इन्फिल्ट्रेशन वाला जो आसपास की किसी स्ट्रक्चर का कैंसर है जो कि थायराइड में स्प्रेड हुआ है। ठीक हो गया, तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड न्यूप्लाज्म। दूसरा ये टेबल है 55.7, इसमें इन्होंने रिलेटिव इंसिडेंस बताया है मैलिग्नेंसीज का। तो आपने याद रखना है कि हर तरह का जो प्राइमरी थायराइड कैंसर है उसकी कॉमन बताया है कि कौन सा कितना कॉमन है। ठीक है, तो रिलेटिव इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थायराइड मैलिग्नेंसी में सबसे पहला जो पेपिलरी कार्सिनोमा था, ये हमने देखा, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर की, याद रखिएगा पेपिलरी ज़्यादा कॉमन है, 80% ये कॉमन होता है। ठीक है, ओवरऑल हम देखें लोगों में 80% पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, 10% है। फिर आती है दूसरी टाइप जो है पुअरली डिफरेंशिएटेड, जिसको हम एनाप्लास्टिक कह रहे थे। ठीक है, वो दोनों डिफरेंशिएटेड थे, ये पुअरली डिफरेंशिएटेड था। इसका इंसिडेंस 5% है। ठीक है, ये अग्रेसिव होता है, इसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है एनाप्लास्टिक को, ये 5% है इंसिडेंस। देन मेडुलरी कार्सिनोमा पैराफॉलिकुलर सी सेल से अराइज कर रहा था, इसका इंसिडेंस 2.5% है। एंड लास्टली रेयरेस्ट टाइप लिम्फोमा 2.5%। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स की तरफ। अच्छा, इस पैराग्राफ में बिनाइन ट्यूमर्स में इसने बताया है कि फॉलिकुलर एडिनोमास जो हैं ये क्लिनिकली सॉलिटरी नोड्यूल्स की तरह प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताई है कि होते बिनाइन में हमारे पास आता है फॉलिकुलर एडिनोमा। इसकी ये पिक्चर भी है 55.21 फिगर। यहाँ पिक्चर में देखें, आइसोलेटेड एक स्वेलिंग बनी हुई है अपर पोल ऑफ द राइट थायरॉयड लोब पर, एक आइसोलेटेड स्वेलिंग है, फीमेल है उसको। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी किस तरह होती है बिनाइन ट्यूमर्स की, फॉलिकुलर एडिनोमास की। ये बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो कि सिंगल आइसोलेटेड लंप की तरह या इस तरह नोड्यूल की तरह थायरॉयड ग्लैंड में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिनाइन होते हैं। तो इसको इसने बताया है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम इसको बिनाइन फॉलिकुलर एडिनोमा को मैलिग्नेंट फॉलिकुलर कार्सिनोमा के साथ डिस्टिंग्विश करें। सर्जरी से पहले इसको डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट होता है। दोनों टाइप्स ट्यूमर की एक जैसी ही लगती हैं हमें एफएनएसी पे, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी पे एक जैसी ही दोनों टाइप्स लगती हैं। अच्छा, तो फिर आगे इसने बताया कि क्यों एफएनए जो है सफिशिएंट नहीं है। एफएनए सिर्फ हमें साइटोलॉजिकल डिटेल प्रोवाइड करता है, यानी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, टिश्यू आर्किटेक्चर का नहीं बताता कि सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है,
सिर्फ इंडिविजुअल सेल्स की डिटेल देता है, आर्किटेक्चर नहीं बताता। तो जो की डिफरेंस होता है बिनाइन एडिनोमा का और मैलिग्नेंट कार्सिनोमा का, वो है कि वेदर सेल्स ने सराउंडिंग के कैप्सूल को इन्वेड किया है, ठीक है, कैप्सूल ऑफ द ट्यूमर को इन्वेड किया है या नियर बाय ब्लड वेसल्स को, तो उसी से हमें पता लगता है कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो एफएनए से वो पता नहीं चलता। तो ओनली वे डेफिनेटिव डायग्नोसिस का होता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो पैथोलॉजिस्ट करेगा वो टिश्यू स्पेसिमेन को रिमूव करके चेक करेगा कि इसमें कैप्सुलर या वास्कुलर इन्वेजन हुई है या नहीं। तो अब इसने बताया कि क्योंकि डायग्नोसिस हम सर्जरी से पहले कंफर्म नहीं कर पाते, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसमें होता है वाइड एक्सीजन, यानी हमने पूरा लोब जो है थायराइड का जिसमें ये नोड्यूल बनी है, वो पूरा लोब निकालना होता है, वाइड एक्सीजन करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना सर्जरी से पहले कि बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो इसको कहते हैं टोटल लोबेक्टमी, वो हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म हो जाता है कि ये नोड्यूल बिनाइन फॉलिकुलर एडिनोमा है, तो पेशेंट को फिर किसी ट्रीटमेंट फर्दर की ज़रूरत नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी का पूरा उसका थायराइड टिश्यू नॉर्मल ही होगा, क्योंकि ये बिनाइन फॉलिकुलर एडिनोमा है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट आउटलुक, ट्रीटमेंट निकाल दी नोड्यूल, फिर हिस्टोपैथो भेजी, फिर पता चला ये बिनाइन है, तो दैट विल बी ओके। ये बात इसने समझाई। बिनाइन के बाद दूसरे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में इसने बताया है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी जो मैलिग्नेंसीज होती हैं वो कार्सिनोमाज होते हैं और वो फॉलिक्यूलर सेल से डिराइव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 55.6 फिगर है, सॉरी ये 55.6 जो टेबल हमने देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि मेजॉरिटी जो प्राइमरी थायराइड कैंसर हैं वो फॉलिक्यूलर सेल से हमने देखा कि अराइज कर रहे हैं, ठीक है। और इनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंशिएशन की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। वो जो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएटेड होंगे तो उसको हम कहते हैं, मोस्ट कॉमन यही है, उसमें पेपिलरी और फॉलिक्यूलर आ जाते हैं, और हर्थल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ये स्लोली ग्रो करते हैं, इनकी अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, याद रखिए। लेकिन वो फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज करने वाले कैंसर जो पुअरली डिफरेंशिएटेड हैं, तो वो जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी है, जिसमें स्टेज ऑफ डी डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन वेल डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। यानी एक कैटेगरी वो होती है डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा की, जिसमें पेपिलरी और फॉलिकुलर और हर्थल सेल कार्सिनोमा आते हैं। दूसरी होती है पुअरली डिफरेंशिएटेड, जिसमें जो है वेल डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड के दरमियान वाला स्टेज होता है। तीसरा होता है अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, जो हाईली एग्रेसिव और फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसने यही बात बताई है। तो कह रहा है कि इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं, यहाँ पर इसने इस तरह क्लासीफाई किया है कि एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड में है और एक बीच में इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा की, ठीक है। फिर इसने बताया अदर टाइप ऑफ प्राइमरी थायराइड कैंसर्स में हमारे पास आ जाता है मेडुलरी कार्सिनोमा, जो हमने टेबल में भी देखा था, पैराफोलिकुलर सी सेल से राइज करता है। दूसरा थायराइड लिम्फोमा, जो कि लिम्फोइड टिश्यू की मैलिग्नेंसी है, लेकिन वो मेटास्टेसिस जो है थायराइड में करता है, ठीक है। प्राइमरी मैलिग्नेंसी वो लिम्फोइड टिश्यू की होती है, उसको कहेंगे थायराइड लिम्फोमा। अच्छा, फिर जो है इसने बताया कि थायराइड जो है वो उन कैंसर से भी अफेक्ट होता है जो कि अदर लोकेशन से स्प्रेड करके आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्प्रेड हो लैरिंग्स से और ईसोफेगस से, या फिर मेटास्टेसिस किसी डिस्टेंट ट्यूमर की। मोर कॉमनली याद रखिए जो रीनल कार्सिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा, वो यहाँ पे मेटास्टेसिस करता है थायराइड में। अच्छा, थायराइड कैंसर खुद जो है ना, थायराइड कैंसर इटसेल्फ भी बाकी हिस्सों में बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, जिसमें कॉमन साइट आपने मेटास्टेसिस की याद रखनी है कि थायराइड का कैंसर बोन और लंग में मेटास्टेसिस करता है, ठीक है, बोन एंड लंग। कुछ केसेस में ये फर्स्ट साइन ऑफ डिजीज़ भी हो सकता है, जब मेटास्टेसिस हो जाएगी तब पता चलेगा भाई इसको तो थायराइड कैंसर था, ठीक है, बोन और लंग इनमें मेटास्टेसिस हो जाएगी। फिर आगे इसने ये एटियोलॉजी इस पैराग्राफ में समझाई है, मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर्स के कॉजेज़ क्या हैं। जो मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर्स की कॉजेज़, एग्जैक्ट कॉजेज़ मोस्ट ऑफ द थायराइड कैंसर के अननोन है, लेकिन हाउएवर फ्यू रिस्क फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें आपने याद रखना है रेडिएशन एक्सपोजर, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा का, पार्टिकुलरली जो पेपिलरी टाइप है उसमें आपने याद रखना है पेपिलरी वाला, वो उसकी वजह रेडिएशन एक्सपोजर है, स्पेशली इंडिविजुअल जो 5 ईयर्स ऑफ एज से कम उम्र के हैं, ठीक है। इसमें नोटेबल एग्जांपल है शार्प इंक्रीज इन द चाइल्डहुड थायराइड कैंसर रेट इन द गोमेल यूक्रेन फॉलोइंग द चेरनोबिल
न्यूक्लियर डिज़ास्टर, उस डिज़ास्टर के बाद 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में फिर थायराइड कैंसर ज़्यादा मिले। तो यानी रेडिएशन एक्सपोजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर्स में। दूसरी वजह आती है जेनेटिक फैक्टर। अब कुछ जीन्स आपने स्पेसिफिकली याद रखने हैं कि RET, उसमें आपने याद रखना है RET PTC3 ऑन्कोजीन, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक जीन होती है RET PTC3 ऑन्कोजीन, जो मोर एग्रेसिव अर्ली ऑनसेट पेपिलरी थायराइड कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, पेपिलरी के साथ। तो RET PTC1 ऑन्कोजीन जो है ना, ये 3 वाली मैंने आपको बताई, ज़्यादा एग्रेसिव अर्ली ऑनसेट के पेपिलरी थायराइड कैंसर से साथ एसोसिएटेड है। लेकिन ये जो 1 है RET PTC1, ये याद रखें कि लेस एग्रेसिव और लेटर डेवलपिंग थायराइड कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एक हो गया रेडिएशन, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है। इसके अलावा एटियोलॉजी में TSH की स्टिमुलेशन। इंसिडेंस जो है फॉलिकुलर कार्सिनोमा का हायर होता है उन एरियाज़ में जहाँ गोइटर्स ज़्यादा कॉमन है, जैसे इंडेमिक गोइटरस एरियाज़ जो हैं, इंडेमिक एरियाज़। क्योंकि वजह यही है कि क्रोनिक स्टिमुलेशन हो रही है थायराइड की बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी TSH जो है उसको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट कर रहा है, तो उससे भी ये मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है। तो गोइटरस एरियाज़ में जहाँ गोइटर कॉमन है वहाँ फॉलिकुलर कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन है। एक और वजह है ऑटो इम्यून कंडीशन। उसमें इसने बताया कि मेलिग्नेंट लिम्फोमास जो है ना थायराइड के, कभी कभार ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं, जैसे हाशिमोटो थायरोडाइटिस, उनमें मेलिग्नेंट लिम्फोमास हो जाते हैं हाशिमोटो वाले पेशेंट्स में, ठीक है। तो वजह ये है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है, साथ में ऑटो इम्यून प्रोसेस, तो मेलिग्नेंसी हो जाती है, ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया। आगे आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द थायराइड कैंसर्स। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द थायराइड कैंसर में से सबसे पहले इंसिडेंस बताया है। थायराइड कैंसर का एनुअल इंसिडेंस जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 0.8 केसेस पर मिलियन पीपल, यानी मिलियन लोगों में से 0.8 को ये थायराइड कैंसर होता है हर साल, जिसमें भी आपने याद रखना है कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, यानी 3:1 है, ठीक है। अब इसमें पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा PTC जिसको कहते हैं, ये राइज़ कर रहा है ग्लोबली, क्योंकि प्राइमरीली इसकी वजह है कि मेडिकल इमेजिंग का यूज़ ज़्यादा हो गया है, जिसमें स्मॉल और प्रीवियसली अनडायग्नोज, यानी प्रीवियसली जो अनडायग्नोज ट्यूमर्स थे पहले नहीं होते थे डिटेक्ट, अब जो है मेडिकल इमेजिंग आ गई जिसमें छोटे से छोटा ट्यूमर भी डिटेक्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि इसमें पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा जो है ये, इसका इंसिडेंस ग्लोबली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे इसने प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल बताया है कि डिस्पाइट द इंक्रीजिंग इंसिडेंस, जो मोर्टेलिटी रेट है वो लेकिन स्टेबल है, और 5 ईयर का सर्वाइवल रेट जो है ओवर 80% है, यानी जिसको ये डायग्नोज हो जाता है वो 5 साल तक ज़िंदा रहेगा, इसके चांसेस हैं 80% फॉर ऑल टाइप ऑफ थायराइड कैंसर, ठीक है। जो भी कैंसर होता है थायराइड की, कौन सी भी टाइप होती है, उसमें 5 साल तक पेशेंट एटलीस्ट ज़िंदा रहता है, 80% चांसेस हैं। लेकिन हाँ वेवर प्रोग्नोसिस जो है वो स्पेसिफिक टाइप के हिसाब से फिर भी वेरी करती है। जैसे जो डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा थे पेपिलरी और फॉलिकुलर, उनकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट आउटकम होता है, बहुत अच्छा, ट्रीट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, पेशेंट बच जाएगा। लेकिन एनाप्लास्टिक का वेरी पुअर आउटकम है, ठीक है। फिर इसने बताया कुछ कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज़ अ थायरॉयड स्वेलिंग 55.21 एंड 23। यहाँ पर फिगर में जिस तरह मैंने आपको दिखाया, प्रेजेंटिंग सिम्टम थायराइड कैंसर का यही होता है कि स्वेलिंग होती है। थायराइड स्वेलिंग जो है ये पेशेंट्स की प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है मुझे, ठीक है। इस तरह यहाँ फिगर में है, और इस फिगर में भी देखें ये फॉलिकुलर नियोप्लाज्म है थायराइड का, जो कि एक आइसोलेटेड स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये भी पहला साइन हो सकता है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। इवन बेशक प्राइमरी ट्यूमर छोटा है लेकिन उस पेशेंट के सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज हो गए हैं, ये उसको पहला साइन नज़र आएगा। इसी तरह रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की पैरालिसिस एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि भाई इसका जो थायराइड ट्यूमर है ये एडवांस हो गया है, लोकली इन्वेजिव डिजीज़ करवाई है उसने, ठीक है। तो उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के साइंस मिलेंगे, पैरालिसिस के, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ट्यूमर की। हमें पता है कि एनाप्लास्टिक कैंसर जो है वो आपने अच्छी तरह याद रखना है कि हार्ड होगा, इर्रेगुलर और इनफिल्ट्रेटिंग होगा। हार्ड, इर्रेगुलर, इनफिल्ट्रेटिंग इज़ एनाप्लास्टिक। जो डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा है ना, जैसे फॉलिकुलर और पेपिलरी, वो फर्म होंगे। ये हार्ड था, वो फर्म होगा ये भी इर्रेगुलर। लेकिन इसको ये इंडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम द बिनाइन स्वेलिंग अपॉन फिजिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा जो है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा होगा फर्म, इरेगुलर होगा, लेकिन हम उसको बिनाइन स्वेलिंग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये बिनाइन स्वेलिंग है या मैलिग्नेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसने बताया है कि स्मॉल पेपिलरी ट्यूमर इतने छोटे होते हैं कि ये पाल्पेबल भी नहीं होते ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, इवन व्हेन दे हैव ऑलरेडी स्प्रेड टू द नियर बाय लिम्फ नोड में भी चला गया है, स्प्रेड हो गया, लेकिन इतने छोटे होते हैं पेपिलरी के कभी कभार एग्जामिनेशन पे भी फील नहीं होते स्मॉल पेपिलरी ट्यूमर। पेन जो है कान की तरफ रेफ़र होगा, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि नर्व इन्वॉल्व हुई है बाय द इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर। पेशेंट को ऐसा पेन होगा जो एयर की तरफ रेफ़र हो रहा है, तो वो इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। आगे इसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है पूरी डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, किस तरह से हम डायग्नोस करते हैं थायराइड न्यूप्लाज्म्स को। आगे इसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है पूरी डायग्नोसिस ऑफ द थायराइड न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, किस तरह से जो हम थायराइड न्यूप्लाज्म्स को डायग्नोस करते हैं वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसने बताया है इनिशियल असेसमेंट की जाती है। जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है वो बिगिन होता है कि हमने पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, रिस्क फैक्टर्स हम पूछेंगे, जैसे आपका रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ या आपको फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है थायराइड कैंसर की। ठीक है, अब एग्जामिनेशन वैसे एस्तास में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी थायराइड एग्जामिनेशन कैसे होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि एग्जामिनेशन में हमने सेंट्रल नेक और सराउंडिंग के लिम्फ नोड्स चेक करने हैं, वोकल कॉर्ड का फंक्शन लाजमी चेक करना है। ठीक है, सेंट्रल नेक के और सराउंडिंग के लिम्फ नोड, वोकल कॉर्ड का फंक्शन, क्योंकि ये लोकली एडवांस ट्यूमर्स में अफेक्ट होता है। ठीक है, बायोकेमिकल असेसमेंट ऑफ द थायराइड फंक्शन इज़ आल्सो डन। ठीक हो गया। आगे इसने बताया अल्ट्रासोनोग्राफी। इनिशियल असेसमेंट के बाद अल्ट्रासाउंड पहले हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पेशेंट आया है थायराइड कैंसर का, फिर अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, हाईली एक्यूरेट होता है थायराइड नोड्यूल को इवेल्युएट करने के लिए। इसमें हमें नंबर भी पता लगता है, साइज़, नोड्यूल्स की प्रेजेंस और रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी भी फाइंडिंग की बेसिस पे, जैसे शार्प बॉर्डर हैं, शेप क्या है, बॉर्डर कैसे हैं, इंटरनल फीचर्स नोड्यूल के, तो हम थोड़ा सा मैलिग्नेंसी का भी आइडिया अल्ट्रासाउंड से लगाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड फिर इसने बताया हम करते हैं कैटेगराइजेशन एंड फर्दर स्टेप्स। तो अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट्स की बेसिस पे अब हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। बिनाइन, ठीक है, कि ये लेशंस बिनाइन अगर हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि जब तक कि ये सिम्टम नहीं करवाती साइज़ की वजह से, या जैसे डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग वगैरह नहीं होता, तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बिनाइन है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे दूसरा हम कैटेगराइज करते हैं इंटरमीडिएट या मैलिग्नेंट, अगर ये टाइप आती है इंटरमीडिएट या मैलिग्नेंट, तो इस इंटरमीडिएट और मैलिग्नेंट में फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, हम FNAC करते हैं। ठीक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। फिर इसने कुछ यहाँ पर स्पेशल केसेस बताए हैं, जैसे थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स हैं तो उनमें रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स विद द ओवर एक्टिव थायराइड। ठीक है, वो नोड्यूल जो कि हॉट है यानी एक्टिवली थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, वो याद रखें रेयरली मैलिग्नेंट होती है, मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है, हॉट नोड्यूल इज़ रेयरली मैलिग्नेंट। हाउएवर जो कोल्ड नोड्यूल है जो कि एक्टिवली थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उसको फिर फर्दर असेसमेंट की ज़रूरत होती है। कोल्ड नोड्यूल को हमें लाजमी असेस करना होगा, हॉट फिर भी खैर है, रेयरली मैलिग्नेंट होगी। ठीक है, इसी तरह एक और इसने बताया है कि लोकली एडवांस डिजीज़, वो पेशेंट जिनकी वाइड स्प्रेड लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं या उनकी एयरवे इन्वेजन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें आपने कंट्रास्ट इन्हेंस CT स्कैन करना होगा नेक का और चेस्ट का। ठीक है, तो उसमें हमें एक्यूरेट असेसमेंट मिलती है एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ की, कोई इन्वेजन हुई है सराउंडिंग ऑर्गन्स की, या मेडिएस्टिनम में चला गया है, थोरेक्स में स्प्रेड कर गया है, तो जो अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएगा तो इससे हो जाएगा कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT स्कैन। ठीक है, फिर इसने बताया है आगे रैपिडली ग्रोइंग मास के बारे में। रैपिडली ग्रोइंग हार्ड और फिक्स्ड थायराइड मास सजेस्ट करता है कि ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, लेकिन हाउएवर ये मुश्किल होता है कि हम डिस्टिंग्विश करें थायराइड लिम्फोमा को या थायराइडाइटिस को। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस इज़ क्रूशल, क्योंकि जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है वो ऑफन रैपिडली फैटल होता है, याद रखें, और उसमें पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है, जबकि अदर कंडीशंस जो है वो फिर भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, कोर या फिर ओपन बायोप्सी नेसेसरी होगी ताकि हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएं। ठीक है, कोर या फिर ओपन बायोप्सी। तो यही सारी बातें इसने इस पैराग्राफ में बताई हैं, कोर या ओपन बायोप्सी। तो आफ्टर ऑल असेसमेंट मेजॉरिटी ऑफ लेशंस आर क्लासिफाइड एज बिनाइन, मैलिग्नेंट या फिर इंटरमीडिएट
एंड ट्रीटमेंट प्लान इज़ क्रिएटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आता है सबसे पहले डिटेल में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा की। सबसे पहले यहाँ तक हमने जो की पॉइंट्स डिस्कस किए वो रिवाइज कर लेते हैं इरफान मसूद से। इंट्रोडक्शन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूप्लाज्म में एक होते हैं बिनाइन न्यूप्लाज्म्स, जिसमें फॉलिकुलर एडिनोमा आ जाता है। ठीक है, इसने कोलॉइड नोड्यूल भी कहा है कि ये भी बिनाइन में आ जाता है। ठीक है, कोलॉइड नोड्यूल या फॉलिकुलर एडिनोमा। दूसरे हमने डिस्कस किए मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स होते हैं, जिसमें 60% ज़्यादातर कॉमन जो है पेपिलरी कार्सिनोमा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप जो कि ज़्यादातर आपने याद रखना है रेडिएशन एक्सपोजर से होती है और ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू नियर बाय नोड्स में स्प्रेड हो जाता है पेपिलरी कार्सिनोमा, और है ये मोस्ट कॉमन। ठीक है, रेडिएशन से ज़्यादातर होता है। 20% जो है वो मैलिग्नेंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ये लेस कॉमन है। और इसमें पॉइंट ये याद रखनी है कि फॉलिकुलर जो है ना TSH से स्टिमुलेट होता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये स्प्रेड होगा कॉमनली टू द बोन्स, लंग्स एंड लिवर। TSH से स्टिमुलेट होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है फॉलिकुलर में। और ब्लड स्ट्रीम में ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये बोन, लंग्स और लिवर में कॉमनली फैलता है। एनाप्लास्टिक याद रखिए 10% है, वेरी एग्रेसिव होता है, फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है जिसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर है। मेड्यूलरी 5% है। ठीक है, ये पैराफोलिकुलर C सेल से आता है, TSH से इसका ताल्लुक नहीं है। ये स्पोरेडिक भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। जो हेरिडिटरी वाला है ना उसमें RET प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन होती है। ठीक है, एंड लास्ट ये होता है मैलिग्नेंट लिम्फोमा 5%, ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे हाशिमोटो में हमें मिलता है। तो इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि जैसे किडनी और ब्रेस्ट के, ये भी जो है स्प्रेड करते हैं, मेटास्टेसाइज थायराइड में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें याद रखें। फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े। अच्छा, थायराइड कैंसर जो है टिपिकली मैंने आपको बताया हार्ड और फिक्स्ड लंप की तरह नेक में हमें मिल सकता है। ठीक है, प्रेजेंट करता है एक हार्ड और फिक्स्ड लंप की तरह। अगर ट्यूमर ग्रो करेगा तो वो रिकरेंट लैरिंजल नर्व को प्रेस करेगा, उससे क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, इसी तरह नियर बाय लिम्फ नोड अगर स्वेल हो जाते हैं यानी हमें सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है। ये इसमें क्लिनिकल फीचर है। और फीमेल टू मेल रेशो जो है, सेक्स रेशो, वो 3 में फीमेल से ज़्यादा कॉमन होता है। और यही मेन प्रेजेंटेशन थायराइड स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग बनी होती है नेक पे। ठीक है, डीप सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी मिलती है अलोंग द इंटरनल जगुलर वेन, पेपिलरी में स्पेशली, पेपिलरी कार्सिनोमा में। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हमने देखा, एडवांस डिजीज़ में ये हमें इसकी पैरालिसिस मिलेगी। एनाप्लास्टिक ग्रोथ अगर होगी तो वो हार्ड होगी, इरेगुलर और इनफिल्ट्रेटिंग। ओल्डर पेशेंट्स जो हैं इनमें मोर एग्रेसिव डिजीज़ होती है विद दी वर्स प्रोग्नोसिस। ठीक है, इसका स्प्रेड थोड़ा सा बताऊं तो पेपिलरी कार्सिनोमा को थोड़ा सा आप याद रखें कि ये लिम्फेटिक के ज़रिए सर्वाइकल लिम्फ नोड में ज़्यादातर स्प्रेड करता है, जबकि फॉलिकुलर कार्सिनोमा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्प्रेड करता है डिस्टेंट साइड्स में, बोन्स, लंग्स और लिवर में। ठीक है, बोनी मेटास्टेसिस जो है ना वो हमें पल्सेटाइल मिल सकती है, पल्सेटाइल। मेडुलरी कार्सिनोमा दोनों में करेगा, लिम्फेटिक में भी और ब्लड में। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये बातें डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा की डिटेल। अच्छा जी, तो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में इन्होंने बताया है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड मैलिग्नेंसी है, इतना याद रखें। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। और सरप्राइजिंग फाइंडिंग ये होती है कि ये अनडायग्नोस्ड होता है with autopsy studies showing that up to 30% of the people who die from the other causes have undetected papillary thyroid carcinoma deposit। यानी इतना ये पता ही नहीं लगता और 30% लोग इस पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा की वजह से डाई करते हैं, ऑटोप्सी पे फिर पता चलता है। तो यानी ये क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट केसेस में आ जाता है, यानी बहुत से केसेस इसमें क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट होते हैं, पता ही नहीं चलते। ठीक है, अनडायग्नोस्ड होता है ये। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा मेटास्टेसिस और प्रोग्नोसिस समझाइए कि पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा जो होता है ना, इसमें आपने याद रखना है कि इसकी प्रोपेंसिटी होती है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस की, यानी कि ये कॉमनली नियर बाय लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करता है। ठीक है, अब ये मेटास्टेसिस इतना भी याद रखें कि यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, फ्रीक्वेंट है, लेकिन यूनिक है इन कंट्रास्ट टू मोस्ट अदर कैंसर्स। ठीक है, कि डू नॉट नेगेटिवली अफेक्ट द एक्सीलेंट सर्वाइवल रेट इन दिस ग्रुप है, यानी ये यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है ये पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, लेकिन उनमें फिर भी उनका सर्वाइवल एक्सीलेंट है, अच्छा है। ठीक है, तो उसमें एक है अकल्ट माइक्रो मेटास्टेसिस। ठीक है, यहाँ पर इसने यही बात समझाई है कि दिस फाइंडिंग इज़ इन कंट्रास्ट टू मोस्ट मैलिग्नेंसी वेयर फाइंडिंग ऑफ मेटास्टेटिक डिजीज कन्फर्स अ पुअर आउटकम।
वन contentious finding in patients with papillary thyroid cancer is high rate of occult micrometastasis। यानी इसमें हमें पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में टाइनी सी हिडन मेटास्टेसिस मिलती हैं, अक्कल्ट माइक्रोमेटास्टेसिस, सेंट्रल नेक ऑफ द पेशेंट्स विथ नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड स्प्रेड। यानी वो पेशेंट NO होगा, लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन उसके जो उसमें फिर भी हमें अक्कल्ट माइक्रोमेटास्टेसिस मिलेगी, ठीक है, इन द सेंट्रल नेक। फिर इसने इसकी यही बात समझाई है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रोमेटास्टेसिस, ये भी मौजूद हैं, लेकिन फ्यू पेशेंट्स जो हैं गो on to develop clinically significant disease, which raise a question about the necessity to routine elective lymph node surgery। यानी बेशक इसमें हमें डिस्पाइट हमें मेटास्टेसिस में मिलती है, लेकिन फिर भी फ्यू पेशेंट्स प्रोग्रेस टू हैव क्लिनिकली मीनिंगफुल डिजीज़ एंड द रोल ऑफ इलेक्टिव नोडल सर्जरी इज़ इन क्वेश्चन। अभी तक इस पर डिबेट है कि अभी हमें नोडल सर्जरी इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा कह रहा है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के बारे में कि अनलाइक द लिम्फ नोड स्प्रेड, इसमें जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है ऑर्गन्स में वो अनकॉमन है इन द पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, वो इसमें इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मेटास्टेसिस और इसकी प्रोग्नोसिस देख ली। अब थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आपको पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इसने समझाया है कि पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा ये टर्म हम यूज़ करते हैं पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए, वो लेशंस जो कि लेस देन 10 मिलीमीटर साइज़ की होती हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा व्हाट इज़ द पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा, जो 10 वही पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा ही है जो 10 मिलीमीटर से साइज़ में कम छोटा है, ठीक है, लेस दैन 10 मिलीमीटर साइज़ की लेशन है, उसको पेपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा कहेंगे। अब एक्चुअली ना ये टाइनी से ट्यूमर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और इनका कोई एडवर्स आउटकम भी नहीं होता, जिस तरह रिकरेंस या डेथ ये इसकी वजह से नहीं होता, इसमें नहीं मिलता हमें। तो उससे एक कंट्रोवर्सी हुई है रिगार्डिंग देयर मैनेजमेंट। अब इसकी स्क्रीनिंग और ओवर डायग्नोसिस में कह रहा है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे साउथ कोरिया, वहाँ पे नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया इन द डायग्नोसिस ऑफ दीज इनसिग्निफिकेंट लीशंस, ठीक है। जापान में कुछ ग्रुप्स जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं फॉर नॉन सर्जिकल ऑब्जर्वेशनल अप्रोच विद द पेशेंट्स आर मॉनिटर्ड विदाउट इमीडिएट सर्जरी। स्टडीज़ हैव शोन दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ दीज माइक्रो कार्सिनोमा डू नॉट प्रोग्रेस। अब इसमें USA में कह रहा है कि सम डॉक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि इनकी जो है एथेनॉल या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन की जाए ताकि इन छोटे से ट्यूमर्स को मैनेज किया जाए, ठीक है, अब्लेटिव टेक्निक्स। कंजर्वेटिव अप्रोच में कुछ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एफर्ट की जा रही है टू अवॉइड द डायग्नोसिस ऑफ दीज टाइनी लेशंस ऑल टुगेदर बाय लिमिटिंग द बायोप्सीज टू नोड्यूल्स लार्जर दैन 10 मिलीमीटर। यानी बायोप्सी सिर्फ उन्हीं लेशंस की जाए जो कि 10 मिलीमीटर से बड़ी हैं, उनसे ज़्यादा अगर छोटी अगर हैं 10 मिलीमीटर से, उनकी बायोप्सी ना की जाए। एंड अडॉप्टिंग अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी व्हेन दे आर फाउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा किया हमने कवर, इसको रिवाइज करते हैं। हमने डिस्कस किया पेपिलरी कार्सिनोमा का इंट्रोडक्शन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है 85%, ठीक है, लेकिन ये लीस्ट अग्रेसिव है विद द बेस्ट प्रोग्नोसिस। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर आफ्टर द नेक इरेडिएशन, यानी रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है। इसका स्प्रेड और मेटास्टेसिस हमने कहा लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लेकिन फर्स्ट बट इज़ नॉट प्रोग्नोसिस, ठीक है। बेशक इसका पहले लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस नहीं है। प्रोग्नोसिस इसकी जो है ना एक्चुअली वो लोकल इन्वेजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी इसमें पेपिलरी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो है वो रेयर है। मोस्ट कॉमनली ये लंग्स में मेटास्टेसाइज करता है, ठीक है। अच्छा, पेपिलरी कार्सिनोमा में एक और बात होती है जिसने मेंशन नहीं की, हमने कहा ना ये डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा में आता है, ये पेपिलरी भी, और आगे हम डिस्कस करेंगे फॉलिक्यूलर। तो ये जो है दोनों डिफरेंशिएटेड हैं क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ सेल्स यानी फॉलिकुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट करते हैं और इनकी एबिलिटी है कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को ऑब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये पेपिलरी कार्सिनोमा में जो है यंगर पीपल में हमें मिलता है। इसमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती हैं, हिस्टोलॉजी इसकी समझा रही हूँ मैं आपको कि इसमें हमें पेपिलरी प्रोजेक्शंस मिलती हैं। और डिस्टिंक्टिव इसमें ये ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई मिलता है, ऑर्फन एनी आइड न्यूक्लियाई, यानी पेल किस्म का और एम्प्टी लुकिंग होगा। और इसके ये टिपिकली बायलेटरल होता है, मल्टीफोकल, ठीक है, बायलेटरल होता है पेपिलरी कार्सिनोमा, मल्टीफोकल और इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, ठीक है। डायग्नोसिस में थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज, FNAC, नेक का अल्ट्रासाउंड, MRI CT। इंसिजनल बायोप्सी जो है इसमें एडवाइस नहीं की जाती इन द रीसेक्टेबल कैंसर,
कॉजेज सीडिंग ऑफ द सेल्स इन लोकल रिकरेंस, क्योंकि अगर हम इंसिजनल बायोप्सी करेंगे तो वो कैंसर को हम और फैला देंगे, तो उसको नहीं करना। अगर वो रिसेक्टेबल है तो हम नहीं करेंगे, वरना सीडिंग हो सकती है सेल्स की। इट इज़ हाउएवर जस्टिफाइड इन एन एनाप्लास्टिक एंड ऑब्वियसली इररिमूवेबल। अगर ट्यूमर है एनाप्लास्टिक है तो उसमें हम करते हैं इंसिजनल बायोप्सी, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट क्या है इसमें जो है वो, अच्छा ट्रीटमेंट देखने से पहले थोड़ा सा दूसरे डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा को यानी फॉलिकुलर कार्सिनोमा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसने समझाया है कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा ना डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है फ्रॉम द बिनाइन फॉलिकुलर एडिनोमा। एडिनोमा से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते FNAC के ज़रिए, ठीक है, सिर्फ FNAC से नहीं कर पाते। तो उसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए होगी। जब हम टिश्यू को रिमूव करेंगे उसमें फिर हमें पता चलेगा कि कैप्सूल या ब्लड वेसल्स इन्वेड हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। तो इसका स्प्रेड कैसे होता है, अनलाइक द पेपिलरी, ये जो फॉलिकुलर है ना ये रेयरली ही इन्वॉल्व करेगा मल्टीपल साइट्स को विद इन द थायरॉयड ग्लैंड एंड इज़ लेस लाइकली टू स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स, लेस लाइकली है। इसकी मेटास्टेसिस ज़्यादातर याद रखिए ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए होती है, ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होती है, याद रखिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो है ये इसमें प्रेजेंटिंग क्लिनिकल फीचर भी हो सकता है। ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस इसमें कॉमन है और यही इसमें प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है। वाइल प्रोग्नोसिस इसकी लो है, मोर्टेलिटी रेट जो है फॉलिकुलर कार्सिनोमा का ट्वाइस है दैट ऑफ द पेपिलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, ठीक है, ट्वाइस है मोर्टेलिटी रेट। अच्छा फिर इसने लास्ट में इसकी एक हर्थल सेल ट्यूमर बताया है। हर्थल सेल के बारे में आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म की ही एक रेयर सब टाइप होती है जिसमें प्रीडोमिनेंस हमें स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं, ऑक्सीफिल सेल्स, हर्थल या एस्केंजे सेल्स, ये इसके डिफरेंट नाम है, ऑक्सीफिल, हर्थल, एस्केंजे सेल्स। ये मतलब फॉलिकुलर का ही एक टाइप है हर्थल सेल ट्यूमर, उसमें ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे। तो हर्थल सेल कैंसर्स की पुअरर प्रोग्नोसिस होती है कंपेयर टू द फॉलिकुलर। इस फॉलिकुलर से भी ज़्यादा पुअर इस वेरिएंट की प्रोग्नोसिस है, बहुत बुरी प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। आगे इसने अच्छा 55.24 एंड 25 मैं आपको फिगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए फिगर में हिस्टोलॉजी दिखाई है इन्होंने फॉलिकुलर थायरॉयड कार्सिनोमा का, जिसमें हमें वास्कुलर और कैप्सुलर इन्वेजन मिल रही है, ठीक है। ये रेड एरो देखें, ये शो कर रहा है कि इस कार्सिनोमा ने वेसल्स को इन्वेड कर दिया है, ठीक है। और ये जो रेड एरो है और ब्लैक एरो शो कर रहा है कि इसके कैप्सूल को इसने इन्वेड कर दिया है, थायरॉयड के कैप्सूल को ही भी कैंसर ने, ये क्या कार्सिनोमा इसने इन्वेड किया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फिगर है जिसमें फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायरॉयड दिखाया है विद द स्कल्स के सेकेंडरीज। हमने कहा कि बोन में भी मेटास्टेसिस होती है, तो देखें इसमें स्कल सेकेंडरीज हमें मिल रही है, स्कल में मेटास्टेसिस हुई है फॉलिकुलर कार्सिनोमा की, ठीक है। अच्छा आगे इसने समझाइए प्रोग्नोसिस इन द डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कार्सिनोमा। अच्छा फॉलिकुलर कार्सिनोमा को रिवाइज करेंगे। फॉलिकुलर में मैंने आपको बताया कि आपने याद रखना है मोर एग्रेसिव है बनस्पत पेपिलरी के, ठीक है। कैप्सूल और ब्लड वेसल्स को ये इन्वेड करता है, हमने पिक्चर भी देखी, और इसका डिस्टेंस स्प्रेड जो है ब्लड के थ्रू होता है। इसका एक वेरिएंट हमने कहा हर्थल सेल ट्यूमर है, ज़्यादा अग्रेसिव है, वो ज़्यादा रेडियोएक्टिव आयोडीन को वो लेस लाइकली है टू एब्जॉर्ब द रेडियोएक्टिव आयोडीन, और उसमें हायर चांस होता है मेटास्टेसिस का और मॉर्टेलिटी का, क्योंकि वो आयोडीन को कम एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ज़्यादा अग्रेसिव है, आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में फॉलिकुलर कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, ये भी याद रखें। ब्लड में स्प्रेड इसका ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमनली बोन्स में करेगा हेमाटोजेनिस के ज़रिए, बोन्स में जिस तरह स्कल वाली पिक्चर मैंने आपको दिखाई। फॉलिकुलर जो है उसकी प्रोग्नोसिस स्टेज पे डिपेंड करती है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसका हम फाइन नीडल एस्पायरेशन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एडिनोमा को कार्सिनोमा से। फाइन नीडल एस्पायरेशन पे हमें फॉलिकुलर सेल्स अगर मिल रहे हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप लोबेक्टमी ही होता है, ठीक है। अगर लोबेक्टमी पूरा लोब निकाल दिया उसमें हमें फॉलिकुलर एडिनोमा मिलता है तो कोई फर्दर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोबेक्टमी में फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया है तो भी कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसमें फॉलिकुलर कैंसर मिला वो भी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर, तो उसमें हम टोटल थायरॉयडेक्टमी करेंगे। पहले लोबेक्टमी की, उस नोड्यूल को निकाला, वो फॉलिकुलर कैंसर निकली तो फिर पूरा ही थायरॉयड निकालना होगा। अगर क्लिनिकली पॉजिटिव नोड्स मिले हैं हमें, लिम्फ नोड्स में चला गया है, मेटास्टेसिस हुई है, या फिर कोई एक्स्ट्रा थायरॉयडल डिजीज़ मिल रही है, थायरॉयड के अलावा कहीं भी ऑर्गन में मेटास्टेसिस हुई है, तो उस पेशेंट की टोटल थायरॉयडेक्टमी भी की जाएगी।
प्लस हम इप्सिलेटरल मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है, इप्सिलेटरल उसी साइड की मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन, और प्लस हम रेडियो आयोडीन थेरेपी भी उसको स्टार्ट कर देंगे। 4 to 6 वीक तक उसको रेडियो आयोडीन थेरेपी देनी है। ये वो पेशेंट है जिसकी एक्स्ट्रा थायरॉयडल डिजीज़ है या क्लिनिकली पॉजिटिव नोड्स मिले हैं तो टोटल थायरॉयड निकाल दिया, रेडिकल नेक डाइसेक्शन भी की, वो लिम्फ नोड्स भी निकाले उस साइड के, और रेडियो आयोडीन थेरेपी 4 to 6 वीक देनी है, ठीक है। ये सारा मैं पहले से भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, पेपिलरी और फॉलिकुलर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्जाम में अगर SCQ आता है। पेपिलरी जो है वो इरेडिएशन टू नेक हिस्ट्री होगी इसमें लोगों की, इरेडिएशन ऑफ नेक, लेकिन फॉलिकुलर कार्सिनोमा वाले लोग आयोडीन डेफिशिएंट एरिया के होंगे, ठीक है। पेपिलरी लीस्ट एग्रेसिव है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है, फॉलिकुलर ज़्यादा अग्रेसिव है बनस्पत पेपिलरी के। पेपिलरी में लिम्फेटिक स्प्रेड कॉमन है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, लेकिन यहाँ फॉलिकुलर में हमने देखा हेमेटोजेनस स्प्रेड लंग्स और बोन्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें कोई कैप्सूल इन्वेड नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता है पेपिलरी का, फॉलिकुलर का इनकैप्सुलेटेड होता है और इसमें हमें कैप्सूल की इन्वेजन भी मिलती है, ठीक है। पेपिलरी में ऑर्फन एनी आई न्यूक्लिया है, पेल एम्प्टी लुकिंग, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पेपिलरी में हमें समोमा बॉडीज़ भी मिलती है, हमने पैथोलॉजी में डिस्कस की थी। डिस्ट्रॉफिकली कैल्सिफाइड कैंसर सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं समोमा बॉडीज़, कैंसर सेल्स ही होते हैं कैल्सिफाइड, लेकिन यहाँ फॉलिकुलर में ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड होता है लेटरल एबरेंट थायरॉयड, लेटरल एबरेंट थायरॉयड, ये टर्म ना हम मेटास्टेटिक ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं इन द सर्वाइकल लिम्फ नोड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ हिडन यानी अकल्ट पेपिलरी थायरॉयड कैंसर। हिडन अकल्ट पेपिलरी थायरॉयड कैंसर से जो मेटास्टेटिक ट्यूमर आ जाए सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर, उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ लेटरल एबरेंट थायरॉयड, ठीक है। तो ये वर्ड आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाए प्रोग्नोसिस पे इन द डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर। हमने फॉलिकुलर और पेपिलरी दोनों डिफरेंशिएटेड देखे, इनकी प्रोग्नोसिस के बारे में बता रहा है। ओवरऑल प्रोग्नोसिस डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर की एक्सीलेंट है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वर्स आउटकम के साथ एसोसिएटेड है। अगर वो पेशेंट जिसको डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कार्सिनोमा हुआ है फॉलिकुलर या पेपिलरी, अगर वो ओल्डर एज है या उसका ट्यूमर साइज़ अगर लार्ज है या एक्स्ट्रा थायरॉयड एक्सटेंशन हो गई है, थायरॉयड के अलावा कहीं पे चला गया है ट्यूमर, या फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है, तो ये जो है इनकी वर्स प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। फिर इसने एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन बताई है कि ये फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, ताकि हम डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट की इंडिविजुअल प्रोग्नोसिस वगैरह को जो है डिटरमाइन करें और ट्रीटमेंट गाइड करें। आगे इसने बताया है प्रोग्नोसिस में कि आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। एक होते हैं लो रिस्क पेशेंट, यानी यंग पेशेंट है तो विथ अ लो रिस्क ट्यूमर, तो उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क होता है डेथ का फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। लेकिन फिर दूसरे होते हैं हाई रिस्क पेशेंट, यानी ओल्डर पेशेंट है हाई रिस्क ट्यूमर के साथ, स्पेशली उसकी एक्स्ट्रा थायरॉयड एक्सटेंशन हुई है या डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है, तो उसको डेथ फेस करनी पड़ेगी। एज हाई एज 55% चांस होता है एट अ 5 ईयर, 5 साल के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। तो यानी रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे। तीसरे इंटरमीडिएट रिस्क वाले पेशेंट्स होते हैं, तो ओल्डर पेशेंट विद लो रिस्क ट्यूमर है ओल्ड, लेकिन ट्यूमर लो रिस्क का है। इसी तरह यंगर पेशेंट है लेकिन ट्यूमर हाई रिस्क का है, तो उनकी इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसने नोडल मेटास्टेसिस समझाई है कि प्रेजेंस ऑफ कैंसर इन द लिम्फ नोड, यानी नोडल मेटास्टेसिस की डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज। अगर यंगर पेशेंट है, नोडल मेटास्टेसिस है, तो वो प्रिडिक्ट करेगी हायर चांस ऑफ लोकल रिकरेंस इन द नेक, बट दे डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। दिस इज़ बिकॉज रिकरेंट डिजीज इन द यंग पेशेंट्स कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी सक्सेसफुली ट्रीटेड। यानी यंग पेशेंट है, बेशक उसके नोड्स में हो गई है, रिकरेंस भी हो सकती है, लेकिन उसको डेथ नहीं होगी। उस यंग पेशेंट को बीमारी बार बार होगी, रिकर भी होगी, लेकिन डेथ नहीं होगी, उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ओल्ड पेशेंट है, उनकी नोडल मेटास्टेसिस हुई है लेटरल नेक में स्पेशली, तो ये साइन होता है फ्यूचर डिस्टेंट मेटास्टेसिस का, इसीलिए इनकी नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक इम्प्लीकेशन होती है फॉर बोथ द रिकरेंस एंड द डेथ। ठीक हो गया। फिर आगे इसने AJCC स्टेजिंग सिस्टम समझाया है। अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर सिस्टम यूज़ किया जाता है ताकि हम डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर को स्टेज करते हैं विद अ की डिस्टिंक्शन मेड एट द एज 55 ईयर्स, ठीक है।
लेस देन 55 ईयर्स वालों की। तो वो पेशेंट जो कि 55 ईयर्स से कम उम्र के हैं, उनमें आपने याद रखना है स्टेज 1 होता है, 2 होता है। स्टेज 1 सारे पेशेंट्स इस स्टेज में फॉल करेंगे अनलेस दे हैव डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। यानी 55 ईयर से कम पेशेंट्स जो है वो सारों को हम स्टेज 1 कहेंगे, जब तक कि अगर उनमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है। तो स्टेज 2 किसको कहेंगे? वो सारे 55 उम्र से कम उम्र वाले पेशेंट जिनके डिस्टेंट मेटास्टेसिस है लेकिन हैं वो 55 से कम उम्र के, तो उसको स्टेज 2 कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 55 उम्र से ज़्यादा वाले पेशेंट जो 55 के हैं और 55 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनमें भी स्टेज 1, 2, 3, 4 है। 1 स्टेज हम तब कहेंगे जब T1 N0 M0 यानी ट्यूमर अप टू 2 सेंटीमीटर है, नो लिम्फ नोड N0 है, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस M0 है, सिर्फ ट्यूमर 2 सेंटीमीटर जितना है, तो स्टेज 1। 55 ईयर से ऊपर है पेशेंट, ये स्टेज 1 उसका हो गया, ठीक है। फिर स्टेज 2 तब कहेंगे जब ट्यूमर 2 to 4 सेंटीमीटर है बट नो लिम्फ नोड, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जिनकी नोडल डिजीज़ है, यानी टी बेशक कोई भी हो, एनी टी N1 हो, नोडल मेटास्टेसिस हो, बाकी M0 हो, तो उसको भी हम स्टेज 2 में ही रखते हैं, ठीक है। फिर तीसरे वो 55 ईयर से अबव उम्र के लोग आते हैं, जो स्टेज 3 हम कहेंगे, जिनमें T3 हो, N0 M0। फिर आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में वो सारे ओल्डर पेशेंट जिनकी या तो लोकली इन्वेजिव प्राइमरी डिजीज़ है, यानी T4 है, लोकली इन्वेजिव प्राइमरी डिजीज़ T4, या उनकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है, M उनमें मिल रहा है, तो उसको स्टेज 4 कहेंगे, ठीक है। तो ये AJCC की जो है क्लासिफिकेशन है डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर की। अच्छा, अब आ जाए सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर पे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 2 ही किए हैं, डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, पेपिलरी एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा। अब इनकी ट्रीटमेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसने समझाया है हमारा गोल ऑफ सर्जरी क्या होता है डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर में। प्राइमरी गोल यही होता है कि जो भी विजिबल डिजीज़ है, ऑल द विजिबल डिजीज़ को हमने रिमूव करना है और चांस ऑफ रिकरेंस को रिड्यूस करना है वाइल मिनिमाइजिंग द सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो सर्जिकल अप्रोच डिपेंड करती है हेविली ऑन द पेशेंट्स रिस्क लेवल विच इज़ डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक ट्यूमर का साइज़ कितना है, स्प्रेड कहाँ पर हुआ है, पेशेंट की एज क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हमारी सर्जिकल अप्रोच होती है। अच्छा, यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर में हमने कहा कि इसमें पैराग्राफ में इसने बताया है कि सर्जिकल मैनेजमेंट जो है ना डिफरेंट थायराइड कैंसर्स की, उसमें कंटेंशियस एस्पेक्ट्स होते हैं बहुत से। डिस्पाइट दिस जो प्रोग्नोसिस है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की वो एक्सेलेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ सर्जरी। अच्छा, जो इसमें से बताया हमें डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रायल्स आते हैं, कह रहा है कि लो रेट ऑफ रिकरेंस होती है और डेथ इन दिस टाइप ऑफ कैंसर मेक इट डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट लार्ज स्केल प्रोस्पेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इस वजह से हम इन पे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर पाते क्योंकि इनमें लो रेट ऑफ रिकरेंस है, तो हम क्या ट्रायल करेंगे। तो दिस इज़ अ की रीज़न फॉर द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल गाइडलाइंस एंड ऑन गोइंग डिबेट अबाउट द बेस्ट सर्जिकल अप्रोच। तो इसीलिए सर्जिकल अप्रोच पे अभी भी डिबेट है कि कौन सी अप्रोच अच्छी है, बेस्ट है, क्योंकि ट्रायल्स नहीं किए गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारा एम ऑफ सर्जरी क्या है? प्राइमरी गोल ही सर्जरी का यही होता है कि हमने सारी विजिबल डिजीज़ को रिमूव करना है, मैक्रोस्कोपिक डिजीज़ को, और दूसरा हमने जो है ना कैंसर को रिकरेंस से भी बचाना है, रिस्क ऑफ रिकरेंस को भी लोअर करना है, ठीक है। तीसरा हमने कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स जो है सर्जरी के उनको भी मिनिमाइज़ करनी है, ठीक है। तो सर्जिकल मॉर्बिडिटी को कम करना है, ये हमारे एम्स होते हैं। तो इसमें इसने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन और रेडियो एक्टिव आयोडीन का बताया है कि एक्सटेंट ऑफ सर्जरी का डिसीजन जो है ना वो क्लोजली पेशेंट के रिस्क लेवल पे बंधा हुआ होता है कि हम कितनी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी करेंगे, उसके रिस्क पे डिपेंड करता है। अब ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन आल्सो डिटरमाइन करती है कि वेदर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हम रिकमेंड करेंगे सर्जरी के बाद या नहीं। लो रिस्क वाले पेशेंट जो है उनमें रेडियो एक्टिव आयोडीन रेयरली ही इंडिकेटेड होता है क्योंकि वो लो रिस्क है। जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं तो उनमें हम टोटल थायराइड एक्टोमी करते हैं ताकि कम्प्लीटली थायराइड ग्लैंड को निकाल दें, वो नेसेसरी होता है ताकि हम फिर पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। हाई रिस्क वालों में टोटल थायराइड एक्टोमी करके फिर हम उनको देते हैं थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी।
आगे इसने एक्सप्लेन किया एक्सटेंट ऑफ थायराइड सर्जरी जो है थायराइडेक्टमी के बारे में, कि टोटल थायराइडेक्टमी में क्या होता है कि हम पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है हाई रिस्क वाले पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जिनका कैंसर जो है लिम्फ नोड या डिस्टेंट साइट्स पे स्प्रेड हो गया है, तो उनमें हम टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे। दूसरा है थायराइड लोबेक्टमी। उसको मैंने आपको बताया कि हम हाफ लोब थायराइड ग्लैंड का निकाल देते हैं जिसमें कैंसर होता है, लेकिन ये अप्रोच अब जो है अप्रोप्रिएट होती है लो रिस्क वाले पेशेंट्स के लिए जिनको सिंगल कंटेन ट्यूमर है, एक नोड्यूल या इस तरह का, तो उनमें हम लोबेक्टमी करते हैं। ठीक है, लोबेक्टमी का फ़ायदा क्या है? सिग्निफिकेंट फ़ायदा यही है कि ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को डैमेज होने से बचाता है और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को भी, जो उस साइड पे होते हैं नेक में, तो उससे वॉइस चेंजेस और कैल्शियम रेगुलेशन प्रॉब्लम्स ये नहीं होंगी। ठीक है, आगे पर इसने बताई है मैनेजमेंट लिम्फ नोड्स की। तो यहाँ पर इसने बताया है कि थेरेप्यूटिक नेक डाइसेक्शन के बारे में, कि जब कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, कैंसर क्लियरली लिम्फ नोड्स ऑफ द नेक में स्प्रेड कर गया है, यानी मेटास्टेसिस हुई है, जो कि एक थेराप्यूटिक कंपार्टमेंट ओरिएंटेड नेक डाइसेक्शन प्रोसीजर होता है, वो हम करते हैं। क्या करते हैं? थेराप्यूटिक कंपार्टमेंट ओरिएंटेड नेक डाइसेक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब है कि सर्जन जो है ना लिम्फ नोड्स को एक स्पेसिफिक एरिया के जो है वो रिमूव करेगा जहाँ पे डिजीज़ लोकेटेड है, या तो सेंट्रल या लेटरल नेक में। दूसरी होती है इलेक्टिव नेक सर्जरी, जिसमें स्प्रेड विजिबल नहीं होता। इसमें हमारा रोल होता है कि हम लिम्फ नोड्स को रिमूव करें जब डिजीज़ डिटेक्ट नहीं हुई बिफोर हैंड, इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल। तो इसका जो रोल है वो हाईली कंट्रोवर्शियल है कि अभी डिजीज़ डिटेक्ट नहीं हुई और हम लिम्फ नोड्स जो है वो रिमूव कर लें। इलेक्टिव नेक सर्जरी, ठीक है, पहले से ही हम प्रोफाइलेक्टिकली रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें लेटरल नेक डाइसेक्शन आती है, सेंट्रल नेक डाइसेक्शन। ठीक है, लेटरल में क्या होता है? लेटरल जो है ना जनरली परफॉर्म नहीं की जाती इलेक्टिवली, इवन दो अकल्ट मेटास्टेसिस कॉमन है, फिर भी हम लेटरल नेक डाइसेक्शन नहीं करते। इसकी रीज़न ये है कि इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क और मॉर्बिडिटी होती है। ठीक है, लेटरल नेक डाइसेक्शन में, और मोस्ट ऑफ द हिडन मेटास्टेसिस जो होती है ना, वो प्रोग्रेस नहीं करती टू कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, वो प्रोग्रेस नहीं करेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं करवाएंगी, इसलिए हम नहीं करते। दूसरी होती है सेंट्रल नेक डाइसेक्शन, वो लेस मॉर्बिड है बनस्बत लेटरल नेक डाइसेक्शन के, और कभी कभार नेसेसरी भी होती है ताकि हमें एक्सेस मिले थायराइड को ड्यूरिंग द मेन सर्जरी, तो हमें सेंट्रल नेक डाइसेक्शन करनी पड़ती है। अच्छा, एक है सेल्वेज सर्जरी। सेल्वेज सर्जरी जो है ये एक सेकंड ऑपरेशन है सेंट्रल नेक का। ये वेरी रिस्की होता है फॉर द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो इसी रीज़न के लिए इलेक्टिव सेंट्रल नेक डाइसेक्शन जो है वो पास्ट में पॉपुलर थी, क्योंकि ये जो दूसरी सेल्वेज सर्जरी है ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो सेंट्रल नेक ही की जाती है ज़्यादातर, वही पास्ट में भी फेमस है। अच्छा, करंट ट्रेंड क्या है सेंट्रल नेक डाइसेक्शन का? ट्रेंड जो अब मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द रूटीन इलेक्टिव नेक सेंट्रल नेक डाइसेक्शन फॉर ऑल द पेशेंट, ये ट्रेंड जो है अवे मूव कर रहा है। Increase awareness of the potential for complications and lack of evidence that this aggressive approach improves outcome has led to a more selective use. It is now most likely to be recommended only for the patient at the highest risk of having occult metastasis. सिर्फ जिनको हमें लगे कि बिल्कुल हाईएस्ट रिस्क है, इनको हुई होगी मेटास्टेसिस, तो उन्हीं में की जाती है। सच एज दोज विद द एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन, जिनका कैंसर थायरॉयड से आउट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड मेटास्टेसिस हुआ है, तो उनमें ही हम करते हैं सेंट्रल नेक डाइसेक्शन। ठीक है, हाईएस्ट रिस्क वालों में, यहाँ पे इसने पैराग्राफ पे बताया। ठीक है, अब आता है अगला पैराग्राफ, डायग्नोस्टिक लोबेक्टमी एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। आगे इसने बताया कि डायग्नोस्टिक लोबेक्टमी के बाद, जहाँ पे कैंसर सिर्फ ओनली डिस्कवर होता है आफ्टर द थायरॉयड लोब हैज़ बीन रिमूव्ड, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करता है क्रिटिकल रिस्क असेसमेंट पे। हमने लोबेक्टमी की, फिर हमने देखा कि इसमें तो कैंसर है, तो फिर हमारा रिस्क असेसमेंट पे बेसिस पे होता है अगला स्टेप। अगर लो रिस्क पेशेंट है तो फर्दर सर्जरी जैसे कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी करेंगे ताकि हम बाकी लोब को भी रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी जो है वो वैसे अननेसेसरी कंसीडर की जाती है और इतनी फ़ायदेमंद नहीं है लो रिस्क में। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में हमारा स्ट्रेटजी ऑफ एक्टिव सर्विलेंस जो है वो हम रेकमेंड करते हैं, एक्टिव सर्विलेंस करवाएं।
तो ये अप्रोच जो है वो जापान में पायनियर की गई, इज़ बेस्ड ऑन द फाइंडिंग दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लो रिस्क स्मॉल पेपिलरी थायरॉयड कैंसर पेशेंट्स स्पेसिफिकली दोज अंडर 1 सेंटीमीटर विल ग्रो टू अ साइज दैट रिक्वायर इंटरवेंशन। जापान में मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ जिनका 1 सेंटीमीटर से कम है थायरॉयड कैंसर, छोटा पेपिलरी कैंसर है यानी लो रिस्क वाले हैं, तो उसमें भी सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ही लोग होंगे जिनको फिर आगे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इसमें ज़रूरत नहीं होती। लो रिस्क वाले पेशेंट में सिर्फ सर्विलेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं अगर हाई रिस्क पेशेंट है, हमने लोबेक्टमी की और वो हाई रिस्क पेशेंट है। हाई रिस्क कैसे, जैसे ट्यूमर लार्ज है या फिर पेशेंट यंग है, जिसको हम हाई रिस्क कह रहे थे ना, तो उसमें हमारा फर्दर ट्रीटमेंट ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगा। उसमें फिर हमें कंप्लीशन थायरॉयडेक्टमी करनी होगी, रिमेनिंग थायरॉयड लोब निकालना होगा, ठीक है, ताकि हम पेशेंट को प्रिपेयर करें फॉर द रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यूज्ड टू अब्लेट द रिमेनिंग थायरॉयड टिश्यू एंड माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स। उनको अब्लेट करने के लिए फिर सर्जरी के बाद उसको रेडियो एक्टिव थायरॉयड आयोडीन थेरेपी दी जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आखिर में से यहाँ पे बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है। थायरॉयड कैंसर की जो मैनेजमेंट होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि इसकी डाइवर्स नेचर है, बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसीलिए हर एक केस को मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग में जो है डिस्कस किया जाता है। एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, सर्जन्स होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियंस, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट में थायरोक्सिन का यूज़। इस पैराग्राफ में इसने थायरोक्सिन T4 थेरेपी का यूज़ समझाया है, सर्जरी के बाद जो हम देते हैं डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर्स में, यानी पेपिलरी और फॉलिकुलर में। तो इसमें भी यही बात इसने समझाई है कि वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होती इसमें भी, और इसमें एक मोर पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है, रिस्क स्ट्रेटिफाइड अप्रोच, कि जिसको हाई रिस्क है या लो रिस्क है, जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने बताया है कि पास्ट में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था कि हम सारे पेशेंट्स को जिनको डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर होता था तो हम हाई डोज ऑफ थायरोक्सिन देते थे फॉलोअप के दौरान। उसमें हमारा गोल यही होता था कि हम TSH को सप्रेस करें, ठीक है, पिट्यूटरी से बनता है ना TSH। तो सिंस TSH जो है वो ग्रोथ दोनों की को स्टिमुलेट करता है, नॉर्मल को भी और कैंसरस थायरॉयड सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, तो उसको सप्रेस करने से कहा जाता था कि कैंसर रिकर नहीं करेगा। लेकिन अभी जो करंट रिस्क स्ट्रेटिफाइड अप्रोच है, डिसीजन यही होता है कि हम हाई डोज थायरोक्सिन यूज़ करें। वो बेस्ड है ऑन द पेशेंट इंडिविजुअल रिस्क लेवल। हमारा गोल होता है कि हम बैलेंस करें पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द TSH सप्रेशन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो हाई रिस्क पेशेंट जो होंगे जिनको रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको हम थायरोक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं उतने डोज पे कि उनके TSH के लेवल सप्रेस रहे, हाई रिस्क वालों को। लेकिन हाउएवर डोज हम केयरफुली मॉनिटर करेंगे, वरना पेशेंट बायोकेमिकली हाइपर थायरॉयड हो सकता है। इसका मतलब है प्रिवेंटिंग द थायरोक्सिन लेवल फ्रॉम बिकमिंग सो हाई सो दैट दे कॉज सिम्टम ऑफ ओवर एक्टिव थायरॉयड। ऐसा ना हो जाए कि वो बायोकेमिकली हाइपर थायरॉयड हो जाए, इतना ज़्यादा थायरोक्सिन दे दे कि पेशेंट ही ओवर एक्टिव थायरॉयड हो जाए उसका, ठीक है। बाकी रह गए जो लो रिस्क वाले पेशेंट जिनको चांस ऑफ रिकरेंस या डेथ का लो है, वेरी लो है, तो उनमें थायरोक्सिन जो है हम मोर फिजियोलॉजिकल लेवल पे देंगे, यानी उसका डोज जो इतना सफिशेंट होगा कि वो सिर्फ थायरॉयड रिप्लेस करेगा थायरॉयड हार्मोन्स को बॉडी में, that the body can no longer produce after the surgery, but it's not high enough to suppress the TSH। इतना नहीं होता डोज जो TSH को सप्रेस करे। तो यानी डिसीजन हमारा केयरफुल होता है, हमने बैलेंस रखना होता है बिटवीन द स्मॉल पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ TSH सप्रेशन एंड सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म रिस्क एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अब रिस्क क्या है, लॉन्ग टर्म अगर TSH सप्रेस कर रहे हैं, स्पेशली जो लो रिस्क वाले पेशेंट्स हैं उनमें क्या रिस्क हैं, तो दो मेन रिस्क हैं आपने याद रखना है। एक कार्डियक एरिथमिया, काफ़ी टाइम से हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन से एक्सपोजर होगा तो हार्ट पे भी तो स्ट्रेन पड़ेगा ना, तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी, एट्रियल फिब्रिलेशंस होंगी। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, हाई थायरोक्सिन बोन का टर्नओवर ज़्यादा करता है, तो उससे बोन डेंसिटी लॉस हो जाएगी टाइम के साथ और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है रेडियो आयोडीन। रेडियो आयोडीन स्पेसिफिकली जो आयोडीन 131 होता है, ये ट्रीटमेंट है, फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हाई डोज ऑफ रेडिएशन हम डायरेक्टली थायरॉयड सेल्स को दे रहे हैं। तो इसमें जो भी थायरॉयड टिश्यू रिमेनिंग है उसको किल कर रहे हैं, दोनों को, नॉर्मल को भी और कैंसरस को भी, सर्जरी के बाद। तो पर्पज़ इसमें यही होता है कि हम
माइक्रोस्कोपिक जो रेजिडुअल डिजीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस को जो सर्जिकली रिमूव नहीं की जा सकती उसको भी। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता सर्जरी का ट्यूमर्स के लिए, लेकिन ये सर्जिकली यानी जो सर्जिकली हम रिमूव नहीं कर पाते उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेडियोएक्टिव आयोडीन को मोस्ट इफेक्टिव होने के लिए सारा जो विजिबल थायरॉयड टिश्यू है वो हमने मस्ट रिमूव करना होगा, हमने टोटल थायरॉयडेक्टमी करनी होगी और नेक डायसेक्शन करनी होगी इफ़ नेसेसरी बिफोर द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये देने से पहले टोटल थायरॉयडेक्टमी एंड नेक डायसेक्शन। अच्छा, इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो इसने यहाँ पे समझाया है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन सक्सेसफुली जो है ना सेल से एब्जॉर्ब हो जाता है। TSH के हाई लेवल्स, TSH के जो है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिक्वायर्ड होते हैं। वो हम कैसे अचीव करते हैं? 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, रेंडरिंग द पेशेंट हाइपोथायरॉयड। नंबर 2, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट TSH। पहला ये है कि हम रेंडर करें पेशेंट को हाइपोथायरॉयड, यानी पेशेंट से हम थायरोक्सिन की मेडिकेशन बंद करवा देंगे। तो उससे क्या होगा? TSH के लेवल्स बॉडी में नेचुरली बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थायरोक्सिन बंद करवाइए, TSH बढ़ेगा। तो वैसे ये प्रोसेस पेशेंट के लिए अनकम्फर्टेबल भी हो सकता है। दूसरा है, या फिर हम रिकम्बिनेंट TSH यूज़ करें, सिंथेटिक फॉर्म TSH की पेशेंट को देंगे, तो उससे पेशेंट को थायरोक्सिन की मेडिसिन बंद भी नहीं करनी पड़ेगी और सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, फिर है पोस्ट थेरेपी स्कैन एंड रिकरेंस। कह रहा है कि हमने रेडियोएक्टिव आयोडीन दे दिया, फिर हम एक अपटेक स्कैन परफॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है? उससे हम जो एरिया बॉडी के ज़्यादा आयोडीन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं उनको देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम पहले से कोई अनडिटेक्टेड मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इसके अलावा हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है फॉर द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एंड फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लानिंग। ठीक है, रेडियोएक्टिव आयोडीन ना रिकरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है आल्सो, पार्टिकुलरली अगर अनरिसेक्टेबल है या डिफरेंट बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो गया है तो उसको। वाइल जो मोस्ट डिफरेंशिएटेड थायरॉयड कैंसर्स हैं वो रेडिली आयोडीन को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये एबिलिटी टाइम के साथ लॉस्ट हो जाती है, स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स में या जिनको मल्टीपल रिकरेंस होती है। ठीक है, उनमें ये एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, वो आयोडीन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ओल्डर या जिनको मल्टीपल रिकरेंस होती हैं। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, कहते हैं रेडियो आयोडीन रिफ्रैक्टरी डिजीज़। ठीक है, ये इसने बताया है। तो इस तरह के केसेस में फिर हम ट्रीटमेंट दूसरे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी कंसीडर की जाती है। ठीक है, देन आता है थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन का इसने यहाँ पे समझाया है कि ये प्रोटीन होता है, हमारे नॉर्मल और हेल्दी थायराइड सेल से प्रोड्यूस होता है, और मोस्ट जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर सेल्स हैं वो भी बना रहे होते हैं। तो ये एक हाईली इफ़ेक्टिव मार्कर है कि हम पेशेंट का स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, तो सर्जरी के बाद भी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमने अगर लोबेक्टमी की है, पेशेंट की आधा थायराइड निकाला है, तो उसके थायरोग्लोबुलिन के लेवल जो है वो 0 नहीं होंगे, क्योंकि आधा थायराइड उसका अभी भी पड़ा हुआ है, वो उसको बनाएगा। तो इस केस में फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं ट्रेंड ऑफ थायरोग्लोबुलिन लेवल। अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें मिल रहा है टाइम के साथ, तो ये इंडिकेट करेगा कि अब जो लोब रह गया, आधा लोब निकाला था, आधा रह गया है, थायरोग्लोबुलिन बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि रिकरेंस हुई है, कैंसर दोबारा हुआ है। इसी तरह अगर टोटल थायरॉयडेक्टमी की है, पूरा ही निकाल दिया, तो उसमें हमारा गोल होता है कि हमें इसके अनडिटेक्टेबल लेवल मिले। अगर अनडिटेक्टेबल लेवल अचीव हो जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि पेशेंट एक्सट्रीमली लो रिस्क है फॉर द कैंसर रिकरेंस, उसको लो रिस्क है। ठीक हो गया। फॉलोअप प्रोटोकॉल भी है। पेशेंट जिनका अनडिटेक्टेबल थायरोग्लोबुलिन लेवल होता है, बिल्कुल हमें नहीं मिलता, विथ सीरियल थायरोग्लोबुलिन मेजरमेंट हर 6 से 12 महीने बाद हम कहते हैं आप ये मार्कर करवाएं, टेस्ट करवाएं थायरोग्लोबुलिन की, अनडिटेक्टेबल होता है। और जिनकी हम रेगुलर अल्ट्रासोनोग्राफिक असेसमेंट भी करते हैं नेक के, ताकि हम फिजिकल साइंस ऑफ रिकरेंस को चेक करें। तो यानी एक फॉलोअप प्रोटोकॉल में भी ये थायरोग्लोबुलिन यूज़ होता है, क्योंकि इससे कैंसर की रिकरेंस वगैरह का पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग द राइजिंग थायरोग्लोबुलिन लेवल। अच्छा, एक है कि अगर लेवल्स जो है वो राइजिंग लेवल हमें मिले विथ डिटेक्टेबल डिजीज़, दूसरा राइजिंग लेवल मिले विदाउट डिटेक्टेबल डिजीज़। अगर इसके लेवल बढ़ जाते हैं और डिटेक्टेबल डिजीज़ भी है, पेशेंट का थायरोग्लोबुलिन लेवल जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है, तो ये सिग्नल करेगा कि पोटेंशियल रिकरेंस हुई है उसको। तो इस सिचुएशन में फिर हमें इमेजिंग करनी होगी, नेक का अल्ट्रासाउंड करेंगे या पूरी बॉडी का स्कैन करेंगे, ताकि हम ग्रॉस रिकरेंट डिजीज़ देखें कहाँ पे है। अगर न्यू ट्यूमर हमें मिला है जो रिसेक्टेबल भी है,
तो फिर दोबारा सर्जरी करके उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ रह गई है उसको किल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा पेशेंट है कि उसके हमें थायरोग्लोबुलिन के लेवल सर्जरी के बाद बढ़े हुए मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट डिटेक्टेबल डिजीज़, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इसने रेडियो एक्टिव आयोडीन का रोल जो है बताया है कंट्रोवर्शियल है इन केसेस वेयर द थायरोग्लोबिन लेवल इज़ राइजिंग बट नो फिजिकल ट्यूमर, कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ हमें इमेजिंग पे नहीं मिल रही। तो इस सिचुएशन में एक चैलेंज होता है क्योंकि हम अनक्लियर हैं कि वेदर हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का फ़ायदा जो है वो आउटवेट कर रहा है रिस्क व्हेन द लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ इज़ अननोन। तो यानी इसमें भी कंट्रोवर्सी है, कुछ जो कहते हैं हम रेडियो आयोडीन दे देंगे सर्जरी के बाद तो जो भी अगर माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ होगी, कैंसर होगा तो उससे किल हो जाएगा, लेकिन कुछ फिजिशियंस फिर कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, जब हमें जो है डिजीज़ नहीं मिल रही, स्कैनिंग वगैरह पे कहीं पे भी ट्यूमर नज़र नहीं आ रहा, तो रेडियो आयोडीन के भी तो अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम वो प्रेफर करते हैं कि कितनी फिर कंसंट्रेशन में देनी है, हाई इनफ कंसंट्रेशन जो इफेक्टिव भी हो, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम वेट एंड सी अप्रोच करें, थायरोग्लोबिन के लेवल मॉनिटर करते रहेंगे, रेगुलर इमेजिंग करवाते रहेंगे। तो उससे ये है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स को, अदर ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है जो है, तो इसलिए वो नहीं देते और वो वेट करते हैं जब तक स्ट्रक्चरल डिजीज़ जो स्कैन पे नज़र आ जाए वो नहीं मिलती, फिर उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी इसने समझाई। दैट्स इट। अब क्विकली रिवाइज करेंगे ट्रीटमेंट को इरफान मसूद से। हमने डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट देखा कि उसमें लोबेक्टमी की जाती है। अगर जो है माइक्रोकार्सिनोमा है यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ट्यूमर है तो हम उसको सिर्फ वो लोब निकाल देंगे, लोबेक्टमी करेंगे। लेकिन अगर वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम पूरा थायराइड निकालेंगे, टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे, ठीक है। ये बात हमने कही, टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, बायलेटरल है, ठीक है, मल्टी सेंट्रिक लेशंस अगर है, इसके अलावा अगर हिस्ट्री है नेक रेडिएशन की उसमें भी, इसके अलावा अगर हमें पॉजिटिव मार्जिन्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें पूरा थायराइड निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल थायराइडेक्टमी प्लस उसी साइड की इप्सीलेटरल मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन तब करेंगे अगर हमें क्लिनिकली पॉजिटिव सर्वाइकल नोड्स मिल रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा थायरोइडल या तो टिश्यू इन्वॉल्वमेंट हुई है, या तो नोड्स उस साइड के सर्वाइकल हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं तो हमें वो नोड्स भी निकालने होंगे, या फिर अगर थायराइड के अलावा कहीं पे मेटास्टेसिस हुई है, एक्स्ट्रा थायरोइडल टिश्यू इन्वॉल्व हुआ है, तो हमने थायराइड निकालने के साथ नोड्स भी निकालने, ठीक है। फिर हमने अभी रेडियो आयोडीन का रोल देखा कि हम थायरोइडेक्टमी करके फिर हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन देना होता है 4 से 6 हफ्ते तक। तो जो भी रेजिडुअल थायराइड सेल्स हैं या मेटास्टेटिक सेल्स हैं उनके लिए एक्सट्रीमली इफेक्टिव होता है। क्यों देंगे, क्या इंडिकेशन है, अगर थायरोइडेक्टमी के बाद रेजिडुअल डिजीज़ है, ठीक है, या थायरोइडेक्टमी के बाद रिकरेंट डिजीज़ है, दोबारा हुई है, कैसा पता चलेगा, थायरोग्लोबुलिन के लेवल से, ठीक है। या फिर अगर जो है अनरिसेक्टेबल डिजीज़ है, रिसेक्ट नहीं कर सकते तो रेडियो आयोडीन देंगे सर्जरी के बाद, या मेटास्टेटिक डिजीज़ है या हमें थायरोग्लोबुलिन के लेवल्स एलिवेट मिल रहे हैं तो मतलब रिकरेंस हुई है तो हमें रेडियो आयोडीन देना है। या फिर अगर ट्यूमर जो है मोर देन 1 सेंटीमीटर है, डिफरेंशिएटेड पेपिलरी या फोलिकुलर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो हम रेडियो आयोडीन देंगे सर्जरी के बाद, ठीक है। फिर हमने थायरोक्सिन का रोल देखा कि हम थायरोक्सिन जो है D4 ये सारे पेशेंट्स को देते हैं ऑपरेशन के बाद फॉर द डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर। ये करता क्या है, एंडोजेनस TSH की प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, क्योंकि बहुत से ट्यूमर्स TSH डिपेंडेंट हैं, TSH फिर उनको ग्रोथ करवाता है तो हम उसी को सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक नेसेसरी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है आफ्टर द टोटल थायरोइडेक्टमी। थायराइड निकाल दिया फिर थायरोक्सिन देना होता है, नेसेसरी होता है, एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट आफ्टर द नियर टोटल थायरोइडेक्टमी, नियर टोटल के बाद भी दिया जाता है। फिर हमने लास्ट में देखा सीरम थायरोग्लोबुलिन का रोल। हमने कहा कि मेजरमेंट सीरम थायरोग्लोबुलिन की बहुत ज़्यादा वैल्यू की होती है फॉलोअप में भी और मेटास्टेटिक डिजीज़ को डिटेक्ट करने में उन पेशेंट्स में जिनमें सर्जरी की गई है फॉर द डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, ठीक है। थायराइड हमने निकाला है, सर्जरी की, उसके बाद हम इसके ज़रिए मॉनिटरिंग करते हैं और मेटास्टेसिस को चेक करते हैं, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन के ज़रिए। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हुए डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्यूमर है अनडिफरेंशिएटेड यानी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है इसका मतलब है कि इसमें स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ नॉर्मल थायराइड सेल्स नहीं होते जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी एग्रेसिव मैलिग्नेंसी का हॉल मार्क होता है, ठीक है, कि इनमें डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मतलब ये मैलिग्नेंसी इसमें ज़्यादा है। तो उसने कहा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव मैलिग्नेंसी इन ह्यूमंस
बहुत जल्दी ये क्विकली स्प्रेड करता है और बहुत मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना, ठीक है। थैंकफुली इट इज़ रेयर, लेकिन फिर भी इतना कॉमन नहीं है। और इट मे डेवलप डी नोवो और प्रेजेंट एज डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेपिलरी और पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। यानी इसने बताया कि ओरिजिनेट कहाँ से करता है, डी नोवो, यानी ये खुद ही अराइज कर जाएगा बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के, या डी डिफरेंशिएशन होगी यानी लेस एग्रेसिव फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर जैसे पेपिलरी है हमारा या हमारा पुअरली डिफरेंशिएटेड, वो कन्वर्ट होगा इस एग्रेसिव एनाप्लास्टिक टाइप में, ठीक है। तो डी नोवो या डी डिफरेंशिएशन के ज़रिए होता है ये। डिजीज़ में होता क्या है कि रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है, जल्दी से ग्रो करता है क्विकली अपने ओरिजिनल साइज से, विजरल इन्वेजन करता है, इन्वेड करेगा नियर बाय ऑर्गन टिश्यूज़ में, और ये जल्दी ना डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में फैल जाता है, लंग्स में, बोन्स में। तो आगे इसने इंपॉर्टेंस बताई है सर्जिकल इंटरवेंशन की फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसने कहा है कि जो हमें डायग्नोस्टिक चैलेंज आता है, एक और कंडीशन है थायराइड लिम्फोमा, वो भी बिल्कुल इस एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की तरह ही लगता है। तो करेक्ट डायग्नोसिस को इंश्योर करने के लिए हमें बायोप्सी करनी होगी, ठीक है। दो मेथड होते हैं बायोप्सी के, कोर बायोप्सी होती है, उसमें नीडल क्या करती है, स्मॉल सैंपल को एक्सट्रैक्ट करती है, और दूसरी या फिर कोर बायोप्सी के अलावा ओपन बायोप्सी। तो उसमें क्या है कि सर्जिकल इंसिजन देके हम लार्जर सैंपल जो है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फिर इसने बताया कि मैनेजमेंट कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, ठीक है, क्योंकि चांस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसमें लो होता है एनाप्लास्टिक में। तो इसीलिए इसको बेस्ट वे इसको मैनेज करने का या ट्रीट करने का अभी तक डिबेट है अमंग द मेडिकल प्रोफेशनल्स। ओकेजनल पेशेंट्स में प्रेजेंट विद अ डिजीज़ लिमिटेड टू द नेक विच अपीयर रिसेक्टेबल ऑन इमेजिंग, यानी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका बेटर आउटकम होता है, सिर्फ लिमिटेड टू नेक होती है, यानी अभी स्प्रेड नहीं होती, रिसेक्टेबल होती है इमेजिंग पे, हम उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं कुछ पेशेंट्स में, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनका स्लाइटली बेटर आउटकम होता है अगर हम उनको अग्रेसिव सर्जरी के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, यानी उस ट्यूमर को रिमूव कर दें और एडजुवेंट थेरेपी दें, यानी एडिशनल ट्रीटमेंट जो देते हैं सर्जरी के अलावा रिमेनिंग कैंसर सेल्स को रिमूव करने के लिए, जैसे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी दें, तो उससे ये सही हो सकता है। लेकिन हाँ वेवर मेजॉरिटी ट्रीटमेंट इज़ पैलिएटिव, ठीक है, सिम्टम्स को सिर्फ रिलीव करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना रादर देन क्योरिंग द डिजीज़, उसको कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट। सिम्टम्स सही होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, डिजीज़ क्योर नहीं हो सकती मेजॉरिटी में, ठीक है। वो जिनको एयरवे सिम्टम्स होते हैं उनको जनरली हम बेटर मैनेज करते हैं विदाउट ट्रैकियोस्टमी डिस्पाइट द पोटेंशियली डिस्ट्रेसिंग मोड ऑफ डेथ। यानी एनाप्लास्टिक कैंसर ग्रो हो गया है ना, विंड पाइप पे प्रेस कर रहा है, तो उसमें ट्रैकियोस्टमी जो है प्रेफर्ड मैनेजमेंट नहीं होती, इवन दो अल्टरनेटिव जो है डिस्ट्रेसिंग मोड ऑफ डेथ, यानी कि वो फिर भी जो है क्योंकि देखिए सर्जरी भी जो है लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगी, प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, ठीक है। तो इतनी बुरी जो है ज़िंदगी से बेहतर मौत ही है, तो ट्रैकियोस्टमी भी इसमें हेल्पफुल नहीं होती पे। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ एनाप्लास्टिक कैंसर। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा 5% थायराइड न्यूप्लाज्म्स होते हैं। एल्डरली वुमेन में ये यूजुअली देखा गया है। लिम्फ नोड्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है डायरेक्टली विद द लिम्फ नोड्स। मोस्ट एग्रेसिव थायराइड कैंसर है ये, ठीक है, और इट इज़ यूजुअली बियॉन्ड द सर्जिकल मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, आता है लेट प्रेजेंटेशन में जब पूरा फैल चुका होता है। क्लिनिकल फीचर ये है कि इसमें फिक्स्ड हार्ड मास होगा जो ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा, पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्निया, डिस्फोनिया और डिस्फेजिया होगा। इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है जिसमें सिर्फ 3 महीनों का इसमें मीडियन सर्वाइवल टाइम है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, डी बल्किंग सर्जरी की जाती है। डी बल्किंग में हमारा स्पेसिफिक डी बल्किंग जो ना वो यही है कि हम एज मच ट्यूमर निकालें एज पॉसिबल बट नॉट नेसेसरीली द इंटायर ट्यूमर, ठीक है, उसको कहते हैं डी बल्किंग सर्जरी। तो क्यूरेटिव सर्जरी के बरक्स इसमें हमारा सिर्फ यही गोल होता है कि हम सारा कैंसरस टिश्यू निकाल दें क्लियर मार्जिन्स के साथ और कोई भी कैंसर सेल पीछे रह ना जाए, उसको कहते हैं डी बल्किंग सर्जरी, ठीक है। तो इसमें यही पर्पज़ है कि एनाप्लास्टिक का कोई क्योर नहीं है इस डिज़ीज़ का, सिर्फ हम सिम्टम्स को ही एलिवेट करेंगे। अगर वो प्रेस कर रहा है नियर बाय स्ट्रक्चर्स वगैरह को, हॉर्सनेस हो रही है, ब्रीदिंग या स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, तो उसको हम कर रहे हैं, सिम्टम्स को सही कर रहे हैं। बाकी डीबल्किंग सर्जरी करके रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाएगी, ठीक है, पैलिएटिव एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और ट्रैकियल इन्वॉल्वमेंट में ट्रैकियोस्टमी। देन टिपिकल केस इन्होंने प्रेजेंट किया है कि 35 ईयर ओल्ड वुमेन है, ठीक है,
प्रेजेंट्स विद पेनलेस नोड्यूल उसको हुई है जो ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज़ हो रही है लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड पे। उसके रीजनल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए और हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मिल रही है ट्यूमर में। तो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन समोमा बॉडीज उसको कहते हैं और ये हमें पेपिलरी कार्सिनोमा में मिल रही थी, प्लस उसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, दूसरा है कि 75 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको रैपिडली ग्रोइंग हार्ड पेनलेस लंप है लेकिन राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड में पेनलेस है, उसको डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग भी है और इसी साइड की एप्सिलेटरल लिम्फेडेनोपैथी भी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में वो यू थायराइड है। ठीक है, तो ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को इंडिकेट कर रहा है, इसकी क्लिनिकल पिक्चर जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद अब रह गया मेड्यूलरी कार्सिनोमा। अच्छा, मेड्यूलरी कार्सिनोमा देखें एक टाइप ऑफ थायराइड कैंसर है जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ द थायराइड से ओरिजिनेट करता है। अब ये सेल्स जो हैं एक्चुअली न्यूरल क्रेस्ट सेल से अराइज करते हैं, हमारे पैराफोलिकुलर सी सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल से आते हैं और विच इज़ वाई ये जो ट्यूमर है इसके फीचर्स बिल्कुल कार्सिनोइड ट्यूमर की तरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें फिगर 555.26, इसमें हिस्टोलॉजी दिखाई गई है मेडुलरी कार्सिनोमा की जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक सेल बॉल्स नज़र आ रहे हैं और एमाइलॉइड। ठीक है, सेल बॉल्स एंड एमाइलॉइड। तो इसमें जो है ना ये कार्सिनोइड ट्यूमर की तरह इसके क्यों फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें ट्यूमर मार्कर ये जो टाइप ऑफ कैंसर है ये हाई लेवल ऑफ सीरम कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। ये मेडुलरी कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन ज़्यादा बनाता है और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये दो अच्छी तरह याद कर लें, CEA एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक क्रूशल ट्यूमर मार्कर है डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए। इसके लेवल जो है ना ड्रॉप कर जाएंगे जैसे ही हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं। ठीक है, और अगर कैंसर की रिकरेंस होती है, दोबारा हो जाता है, तो इस कैल्सिटोनिन के मार्कर बढ़ जाएंगे, तो इससे हम मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, ट्यूमर मार्कर है। अच्छा, 30% जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको इस मेडुलरी कार्सिनोमा में डायरिया होता है जो कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन या प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे सब्सटेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोइड जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, आगे इसकी कुछ सिंड्रोमिक एसोसिएशन इसने समझाई है कि मेडुलरी कार्सिनोमा स्पोरेडिक भी हो सकता है, आइसोलेटेड केस या हेरिडिटरी सिंड्रोम का भी पार्ट हो सकता है। तो मेन मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A जो है उस सिंड्रोम में कॉम्बिनेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें मेडुलरी कार्सिनोमा होता है ये थायराइड का, एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी होता है। ठीक है, तो इसके अलावा मेन 2B जो है उसमें क्या होता है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप B, वो ज़्यादा मोर सिवियर फेमिलियल फॉर्म होती है। उसमें मेडुलरी कार्सिनोमा के साथ फियोक्रोमोसाइटोमा तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट फीचर्स होंगे, यानी उसको म्यूकोजल न्यूरोमास, लिप्स पे टंग आईलिड, ठीक है, म्यूकोजल न्यूरोमा, और मार्फेनॉइड हैबिटस होगा, लंबा सा होगा पेशेंट, थिन बॉडी, लॉन्ग लिम्स एंड डिजिट। तीसरा सिंड्रोम इसने बताया फैमिलियल वर्सेस स्पोरेडिक। फैमिलियल में क्या होता है, मेडुलरी कार्सिनोमा जो होती है वो बच्चों को अफेक्ट करती है, यंग एडल्ट्स को। स्पोरेडिक जो है किसी भी एज में हो सकती है। अब डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन कैसे है, प्रोग्नोसिस कैसे है। मेडुलरी जो है ना कॉमनली स्प्रेड करता है और उसकी प्रोग्नोसिस उसकी स्टेज ऑफ डायग्नोसिस पे डिपेंड करती है। मेटास्टेसिस आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंटली ये लिम्फ नोड्स में 55 to 60% केसेस में लिम्फ नोड्स में जाएगा मेटास्टेसिस करके, लेकिन ब्लड के थ्रू डिस्टेंट भी जा सकता है। अनलाइक द अदर टाइप ऑफ थायराइड कैंसर ये ट्यूमर जो है ये TSH पे डिपेंड नहीं करता, ये आपने याद रखना है। और ये रेडियोएक्टिव आयोडीन को भी ऑब्जॉर्ब नहीं करता जो कि कॉमन ट्रीटमेंट है अदर थायराइड कैंसर्स के लिए। ठीक है, ये ऑब्जॉर्ब नहीं करता। इसकी प्रोग्नोसिस कैसे है, एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस मेक्स अ कंप्लीट क्योर अनलाइकली। अनफॉर्चुनेटली इवन स्मॉल ट्यूमर में हैव ऑलरेडी स्प्रेड बाय द टाइम दे आर फाउंड, स्पेशली इन द फैमिलियल केसेस, उसमें छोटा भी ट्यूमर होगा स्प्रेड कर चुका होगा। However, like many endocrine tumor, disease can have a very slow and indolent course, allowing for long survival even without a cure. ठीक है, समझ आ गई। तो वेरी करता है बहुत ज़्यादा इसका कोर्स, प्रोग्नोसिस। ठीक है, अब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देखें। जेनेटिक स्क्रीनिंग बता रहा है क्योंकि हमने देखा ये हेरिडिटरी है, मेडुलरी कार्सिनोमा सिंड्रोम्स देखे, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग रेकमेंड की जाती है रिलेटिव्स की ऑफ द पेशेंट्स। जिस पेशेंट को हुआ है फैमिलियल फॉर्म तो हम कहेंगे अपने रिलेटिव्स की स्क्रीनिंग करवाएं, उनको भी हो सकता है। तो प्रोफाइलेक्टेड फिर उनकी थायरॉइडेक्टमी की जाए ताकि उनको आगे जाके कैंसर ना हो।
सर्जरी का टाइम डिपेंड करता है स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन पे। हाई रिस्क म्यूटेशन में हमें पूरा थायराइड इन्फेंसी में ही निकालना पड़ेगा अगर बच्चे को हाई रिस्क म्यूटेशन है। स्टेजिंग कैसे करते हैं? जब मेडुलरी कार्सिनोमा डायग्नोस होता है तो हम नेक और चेस्ट को स्टेज करते हैं ताकि एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ डिटरमाइन करें। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा इसमें सर्जरी का टोटल थायरॉयडेक्टमी है। सारे सी सेल्स हम निकाल देंगे, सेंट्रल लिम्फ नोड्स भी निकाल देंगे नेक के। अगर हमें क्लियर साइंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस मिलता है तो सर्जन जो है विजिबल डिजीज़ को रिमूव करेगा, लेकिन एक्सेसिव हार्म अवॉइड करना है क्योंकि इसमें रिकरेंस हो सकती है। फॉलोअप पे इनके जो है कैल्सिटोनिन और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के मार्कर्स जो है चेक किए जाएंगे कि देखें कि सर्जरी के बाद दोबारा तो कैंसर रिकरेंस तो नहीं हुई। अगर होगी रिकरेंस तो हमें इनके मार्कर के एलिवेटेड मिलेंगे, कैल्सिटोनिन एलिवेटेड मिलेगा या CEA। ठीक है, दैट्स इट। तो यही सारा इसने यहाँ पूरा ट्रीटमेंट में भी समझाया। अच्छा, क्विकली रिवाइज कर लेंगे इसको। मेडुलरी कार्सिनोमा को ये कैल्सिटोनिन सिक्रीटिंग पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का ट्यूमर होता है। फेमिलियल टाइप भी है, स्पोरेडिक है। फेमिलियल 10 to 20% है, सिंड्रोम्स वाली बच्चों यंग को होता है। इसमें MEN 2A 2B एसोसिएशंस है। लेकिन स्पोरेडिक वाला जो मेडुलरी कार्सिनोमा है थायराइड का, ये 80 to 90% केसेस में होता है। किसी भी एज में हो सकता है, नो सेक्स प्रीडायलेक्शन, और सिंगल होगा, यूनिलेटरल एक साइड पे होगा। ठीक है, अब इसका मेडुलरी का ये फीचर है कि 50 to 60% केसेस में लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसमें ज़्यादातर। हेमाटोजेनस भी कॉमन है, ब्लड के थ्रू भी फैल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लिम्फेटिक। ट्यूमर TSH डिपेंडेंट नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ना ही ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को लेता है, अच्छी बात तो नहीं है। अगर लेता तो हम इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देते सर्जरी के बाद, लेकिन ये लेता ही नहीं है। TSH डिपेंडेंट नहीं है और ना ही रेडियो एक्टिव आयोडीन टेकअप करता है। इसमें डायरिया होता है 30% पेशेंट्स में, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन की वजह से, ये हमने देखा, या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो ये ट्यूमर बना रहा है। अच्छा, सीरम कैल्सिटोनिन एक अच्छा ट्यूमर मार्कर होता है इसमें मेडुलरी कार्सिनोमा में। सीरम कैल्सिटोनिन फॉलोअप में भी ये काम आता है। जब हम इसकी सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं तो हम इसी के लेवल देखते हैं सीरम कैल्सिटोनिन के। दूसरा कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ये भी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये फॉलोअप के लिए, ये स्क्रीनिंग फॉर द मेडुलरी कैंसर। अच्छा, प्रोग्नोसिस पुअर कब होगी? अगर हमें CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल हाई मिलते हैं, पेशेंट में फ्लशिंग मिल रही है, डायरिया मिल रहा है, तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट हमने अभी देखा कि इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा को एक्सक्लूड करना है और पैराथायरॉयड डिजीज़ को, इससे पहले कि हम सर्जरी करें। क्यों हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये होंगे तो इसका मतलब है पेशेंट को फेमिलियल वाला MEN जो है सिंड्रोम है। ठीक है, जो स्पोरेडिक केसेस हैं उनमें हम टोटल थायरॉयडेक्टमी करते हैं। अगर मेडुलरी कार्सिनोमा है, स्पोरेडिक है, पूरा थायरॉयड निकाल देंगे। ठीक है, म्यूटेशन नहीं है, स्पोरेडिक है, पूरा थायरॉयड निकालना है, प्लस सेंट्रल और बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी करनी है। लिम्फ नोड निकालें क्योंकि इसका मोस्ट कॉमन है लिम्फेटिक स्प्रेड, सब कुछ ही निकाल रहे हैं। ठीक है, फेमिलियल जो केसेस है सिंड्रोम्स वाला, उसमें पहले तो जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे RET प्रोटोऑन्कोजीन की। प्रोफाइलेक्टिक अगर म्यूटेशन मिल रही है तो इन्फेंसी में भी हम बच्चे का थायरॉयड निकाल देंगे। प्रोफाइलेक्टिक टोटल थायरॉयडेक्टमी अगर म्यूटेशन है, प्लस सेंट्रल एंड बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनेक्टमी। MEN 2A जो है वो 6 साल की उम्र पे हम कर देंगे सर्जरी। अगर MEN 2B है तो 2 साल की उम्र में बच्चे का थायरॉयडेक्टमी कर देंगे और सेंट्रल एंड बायलेटरल सर्वाइकल लिम्फेडेनेक्टमी। दैट्स इट। तो ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब रह गया मैलिग्नेंट लिम्फोमा। अच्छा, मैलिग्नेंट लिम्फोमा जो है, पास्ट में बहुत से मैलिग्नेंट लिम्फोमा डायग्नोज हुए एज अ स्मॉल राउंड सेल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो यानी ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, वाइल एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में पता है एपिथेलियल सेल्स का एग्रेसिव कैंसर है। तो जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो दोनों के सेल्स एक जैसे ही नज़र आते हैं, स्मॉल, राउंड, अनडिफरेंशिएटेड, तो एक जैसे लगते हैं, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, मिस डायग्नोसिस हो जाती है। एक्यूरेट डायग्नोसिस ज़रूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो रिस्पॉन्स टू रेडिएशन इसका ड्रामेटिक है, रेडिएशन का रिस्पॉन्स ड्रामेटिक है। ठीक है, और रेडिकल सर्जरी इज़ अननेसेसरी वंस द डायग्नोसिस इस्टेब्लिश्ड बाय बायोप्सी। यानी इसमें की डिस्टिंक्शन जो होती है ना लिम्फोमा की और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की, यही है कि लिम्फोमा थायराइड का जो है ये हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है, यानी जल्दी रेडिएशन थेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है। लिम्फोमा ट्यूमर श्रिंक कर जाएगा जैसे ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि रेडिएशन उसमें इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए रेडिकल सर्जरी जो है
इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन से ही काम चल जाता है, सर्जरी नहीं करनी पड़ती। सर्जरी सिर्फ हम तभी करेंगे जब टू गेट अ बायोप्सी फॉर द डायग्नोसिस, बायोप्सी लेने के लिए हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो इसके बरक्स जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है वो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। और ये फिगर देखें 55.27 यहाँ पर इसने दिखाया है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के ज़रिए एक्सटेंसिव मैलिग्नेंट लिम्फोमा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दूसरा फिगर है बी फिगर, इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि बिफ़ोर और आफ्टर है, ठीक है। ऊपर बिफ़ोर है, नीचे जो है आफ्टर है, 7 दिन के बाद एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के, ठीक है। ये बिफ़ोर है, पर आफ्टर। आगे बस इसने बताया है वो पेशेंट जिनमें ट्रैकियल कंप्रेशन हो रही है, हिस्टेमेक्टमी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बायोप्सी। Although the response to therapy is so rapid that this should be rarely be necessary unless there has been difficulty in making the histologic diagnosis. ट्रैकिया पे कंप्रेशन हो रही है इस लिम्फोमा की वजह से, तो हिस्टेमेक्टमी अच्छा रहेगा, क्योंकि हिस्टेमेक्टमी से हम बायोप्सी के लिए सैंपल भी ले लेंगे और जो ट्रैकिया पे प्रेशर पड़ रहा है वो भी रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन कह रहे हैं हाउएवर रिस्पॉन्स टू रेडिएशन इतना जल्दी होता है कि दिस टाइप ऑफ सर्जरी अननेसेसरी है, हम रेडिएशन से ही काम चला लेते हैं, श्रिंक हो जाएगा आराम से, ठीक है। खुद ही जो है फिर सर्जरी भी नहीं करनी पड़ेगी, हिस्टेमेक्टमी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्विकली वो प्रेशर सही हो जाएगा अगर हम रेडिएशन देते हैं। तो ये हम सिर्फ तभी करेंगे अगर सिंपलर बायोप्सी जो है उससे हमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस। हमने बायोप्सी ली थी लेकिन उससे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमने डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं बनाई कि भाई ये एनाप्लास्टिक है या लिम्फोमा है, तभी हम जो है हिस्टेमेक्टमी करके फिर प्रेशर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी है, पार्टिकुलरली अगर उस साइड के सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं हुए तो बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है, इसका मतलब फैला नहीं है अगर तो। और इसके अलावा रेयरली ट्यूमर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ वाइड स्प्रेड मैलिग्नेंट लिम्फोमा डिजीज़ एंड द प्रोग्नोसिस इन दीज केसेस इज़ वर्स। यानी ये एक एक्सेप्शन है गुड प्रोग्नोसिस के बरक्स कि कुछ केसेस में ये थायराइड लिम्फोमा जो है ना प्राइमरी कैंसर नहीं होता थायराइड का, बल्कि ये किसी वाइड स्प्रेड लिम्फोमा कहीं और बॉडी में हुआ है, वो मेटास्टेसिस करके यहाँ पे आया है, तो उसमें प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि डिजीज़ एक्सटेंसिव है। अच्छा, लास्ट में कह रहा है कि मोस्ट लिम्फोमास जो है वो बैकग्राउंड ऑफ लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस में होते हैं। आगे हम थायरोइडाइटिस सारी डिस्कस करने जा रहे हैं। लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस इन्फ्लामेटरी कंडीशन है थायराइड की, उसको हाशिमोटो भी कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन द टू कंडीशंस, ठीक है। उसमें ये होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ना लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस की, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है कि उसमें फिर आगे जाके ये थायराइड लिम्फोमा बन जाता है, ठीक हो गया। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए ट्यूमर, लेकिन अभी हम इसको रिवाइज़ कर लें व्हाट इज़ लिम्फोमा या मैलिग्नेंट लिम्फोमा। ये इसके भी फीमेल प्रीडोमिनेंस है, देखिए कुछ पॉइंट्स वहाँ पे नहीं है तो ये आप जहन में रखिएगा, फीमेल प्रीडोमिनेंस है। 70 की एज से ये ज़्यादा कॉमन होता है। नॉन हॉजकिन टाइप का मोस्ट कॉमन है। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस इसकी एसोसिएशन, इसमें फीचर्स ये हैं कि पेनलेस होता है, जल्दी से इनलार्जिंग गोइटर हो जाता है, लिम्फेडिनोपैथी भी है, हाशिमोटो की हिस्ट्री मिल सकती है। सिम्टम है कि ये ट्रैकिया को कंप्रेस कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी करवाएगा, डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, ठीक है। तो इसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक विच वाज दी ट्यूमर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच आर दी थायरोइडाइटिस, इन्फ्लामेशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड।